ज़माना बदला तो अदब में तब्दीलियाँ आई। अदब के बदलने से ज़माने में तब्दीली नहीं आई, ज़माने के बदलने से अदब में तब्दीली आई। जैसे ऐसे ज़माने की पैदावार है जब लोगों के पास टाइम ही टाइम था, है ना? दरबारों में जो है बादशाह जो हैं वो दास्तान को रखते थे और नेज़ ये समझने की कोशिश करेंगे कि अफ़साना है किस बला का नाम। नोट के एतबार से ये तीनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो अफ़साना हो, चाहे वो नावल हो या चाहे वो दास्तान हो। अफ़साने की जो डेफिनिशंस हैं, देयर आर वेरियस डेफिनिशंस व्हिच आर एसोसिएटेड विद। आदाब बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे, सब बर्फ़बारी का मज़ा ले रहे होंगे अपने-अपने घरों में। तो जैसा आप जानते हैं कि मैं आप लोगों का उर्दू ट्यूटर मनान आज़ाद, और हमने अभी तक 10वीं जमात के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट सब कवर हो गए हैं, ठीक है? पुराने जिसमें चाहे वो शायरी हो, चाहे वो नस्र हो। हमने अभी कुछ दिन पहले दास्तान देखा और उसके बाद नावल को देखा, ठीक है? और हमने उन दोनों के बीच के फ़र्क को थोड़ा बहुत समझा कि दास्तान कैसी है और फिर नावल कैसी, कहाँ की पैदावार है, कैसे आई उर्दू में, है ना? तो दास्तान किसको कहते हैं, दास्तान कैसे आई, कहाँ से आई? अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो उससे ही रिलेटेड है, आज का सबक जो है वो उससे रिलेटेड है, उससे मिलता-जुलता है, जिसको अफ़साना कहते हैं। तो उससे पहले उधर टॉपिक पे प्रॉपर जाने से पहले मैं थोड़ी-सी आपको एक एनालॉजी समझाना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं दास्तान की बात करूँ, नावल की बात करूँ, अफ़साने की बात करूँ। दरअसल में ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखिए, दास्तान जो है, दास्तान हमने सुना कि ये ऐसे ज़माने की पैदावार है जब लोगों के पास टाइम ही टाइम था, है ना? दरबारों में जो है बादशाह जो हैं वो दास्तान को रखते थे और लोग आकर फ़रागत का सामान, या कहें ऐसा कहें कि फ्री टाइम में, है ना? या वो कहें लीज़र टाइम में जो है वो अपना दरबारों में जाते थे और वहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ होते थे, यानी मज़े लेते थे उस चीज़ के कि कहानियाँ सुनते थे। और किस्सा दर किस्सा ये जो कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ किस्सा दर किस्सा महीनों क्या सालों चलती थी, ठीक है ना? तो हमारे मुझे याद नहीं है, शायद 11वीं के निसाब में मेरे टाइम एक चैप्टर भी था, मीर बाक़र अली दास्तान गो पे। तो ख़ैर आपके नसीब में कभी होगा तो आप पढ़ेंगे। तो मुझे थोड़ी बेसिक डिफरेंसेस समझानी थी क्योंकि नोट के एतबार से ये तीनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो अफ़साना हो, चाहे वो नावल हो या चाहे वो दास्तान हो। तो एक छोटी-सी डिफरेंस समझ लिए ताकि आपको आने वाली ज़िंदगी में भी कभी कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो समझने में कि क्या है दास्तान, क्या है अफ़साना और क्या है नावल। तो दास्तान जो मैंने आपको बोला, इसकी मेन बुनियाद जो है ना वो फ़ौक फ़ितरी अनासिर है, फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर है इनमें, ठीक है ना? फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर हैं, यानी जिसको हम कहेंगे मिस्टिकल या मिस्टीरियस चीज़ें, मिस्टिकल नहीं, मिस्टीरियस चीज़ें, यानी जिन, देव, परी, ठीक है ना? लेजेंड्स जैसे होते हैं हमारे अमूमन। यानी इसमें जो हकीकत का आंसर है या रियलिटी का आंसर है वो बहुत कम है। इसमें रियलिटी से तालमेल नहीं है। अलबत्ता इसमें जो है आपकी सोसाइटल कंडीशंस के ऊपर जो हमें है सोर्स मिल जाता है। इट इज़ वन ऑफ द सोर्सेज़ ऑफ सोसाइटल कंडीशन। अगर आपको समझनी हो उस दौर की, तो आप दास्तानों का मुताला कर सकते हैं। मगर अब उसके बाद अगर हम नावल देखें, नावल तो पहले तो उर्दू की पैदावार ही नहीं है। ये तो आई अंग्रेज़ी से है ना? ये आई अंग्रेज़ी से है, अंग्रेज़ी से, अंग्रेज़ी से माख़ूज़ है। और इसमें हकीकत का आंसर बहुत इम्पोर्टेंट है। हकीकत निगारी जो है वो इसकी एक रूह है कहीं न कहीं। हकीकत निगारी जो है वो इसकी रूह है। हकीकत निगारी इसकी रूह है। यानी इट शुड बी बेस्ड ऑन रियलिटी, इट शुड बी बेस्ड ऑन समवन्स लाइफ, है ना? समवन्स अगर कैरेक्टर आप कोई दिखा रहे हो उसकी ज़िंदगी का जो है हम मुताला करते हैं, उस ज़िंदगी में देखते हैं और नए मसाइल उजागर करता है जो लिखने वाला है कहीं न कहीं। और इसमें जैसे हमने पढ़ा था कि इसमें नुक्ता नज़र या नज़रिए का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो ही लिखने वाले को मजबूर करता है इस चीज़ पे कि मैं नया कुछ पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर चीज़ पे। इसमें समाजी मसाइलों पर बातें होती हैं। समाजी मसाइल मतलब जैसे आप देखो, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कैपिटलिज़्म है, मार्क्सिज़्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस दुनिया के बदलते हुए ट्रेंड्स जो हैं, उन ट्रेंड्स के हिसाब से नावल का ट्रेंड भी बदलता रहता है। ठीक है ना? जैसे आज के टाइम पे
जो हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के, अगर आप देखोगे, चाहे वो LGBTQ हो, चाहे वो क्या नाम है इसका आपका, वुमेन राइट्स हो, फेमिनिज्म हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी ट्रेंडिंग है। और अफसाने ऐसे हैं या नावल ऐसे हैं जो इस टाइम पर्टिकुलरली इन मौज़ूआत पर लिखे जा रहे हैं और लिखे जा चुके हैं। इसी तरह अफसाना जो है, अब अफसाना और नावल में एक बुनियादी फ़र्क जो है वो इख्तिसार का है, यानी इख्तिसार का है, यानी इख्तिसार मतलब हो गया लेंथ, शॉर्ट होने का। अफसाना एक थोड़ा तवील होता है, सॉरी नावल तवील होता है और अफसाना बहुत मुख्तसर होता है। अफसाने में, इसमें अगर पूरी ज़िंदगी पर बात की है, इसमें ज़िंदगी के किसी एक पहलू पर बात की जाती है, ज़िंदगी के एक पहलू पर बात की जाती है, ठीक है ना। वहाँ पूरी ज़िंदगी पर किसी शख्स की बात की जाती है, और यहाँ ज़िंदगी के किसी एक पहलू पर बात की जाती है, यानी वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। वो आपकी ज़िंदगी का एक दिन हो सकता है, वो आपकी ज़िंदगी का कोई एक रिश्ता हो सकता है, वो आपकी ज़िंदगी का प्रोफेशन, आपकी ज़िंदगी में जो आपका प्रोफेशन है उस पे हो सकता है। तो अफसाना जो है, अभी हम अफसाने की डेफिनेशन आगे देखेंगे कि अफसाना कैसे नावल से मुख्तलिफ है। फिलहाल मैंने ये बातें इसलिए बोली ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ आएँ। अगर तीनों किस्से हैं, तीनों कहानियाँ हैं, तो फ़र्क क्या है? तो फ़र्क आपको धीरे-धीरे समझ आ गया होगा कि दास्तान बहुत तवील, हाँ, महीनों भर की मशक्क़त के बाद ख़त्म होने वाली, सालों-सालों भर की ख़त्म होने बा के बाद ख़त्म होने वाली। उसके बाद नावल है जो चंद दिनों में ख़त्म हो जाती है, चंद हफ़्तों में ख़त्म हो जाती है, और अफ़साना है जो चंद मिनटों की चीज़ है, यानी कुछ मिनटों में पढ़ा जा सकता है पूरा अफ़साना। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा-सा अफ़साने के अब बुनियादी जो चीज़ें हैं उन पर बात कर लेते हैं कि अफ़साने में क्या-क्या अज्ज़ा हैं अफ़साने के, और अफ़साना आया कहाँ से, क्या-क्या मौज़ूआत हैं जो अफ़साने का हिस्सा हो सकती हैं। तो नेज़ ये समझने की कोशिश करेंगे कि अफ़साना है किस बला का नाम, ठीक है ना? तो डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। मैंने आपको समझा दिया है, जैसे मैंने आपको ये जो स्टार्टिंग में जो एनालॉजी दी, उससे आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तीनों चीज़ें दरअसल है कहानियाँ ही, है ना? स्टोरी टेलिंग ही है, बट दिस इज़ जस्ट अफ़साना को अंग्रेज़ी में पहले लिख देता हूँ, यहाँ शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, और नॉवल को तो नॉवल कहते ही हैं, ठीक है ना? शॉर्ट स्टोरी को आपको जो है अफ़साना कहते हैं अंग्रेज़ी में या उर्दू में। देखो, उर्दू में मुख्तसर अफ़साना, यानी मुख्तसर अफ़साना शॉर्ट स्टोरी, है ना? मुख्तसर अफ़साना, अफ़साना कहानी को ही कहते हैं ओवरऑल। मुख्तसर अफ़साना ने 20वीं सदी यानी 20th सेंचुरी में ज़बरदस्त तरक्की की, यानी 20th सेंचुरी से पहले जो है नहीं मिलते हैं हमें अफ़साने, ठीक है ना? हिंदुस्तान में मिलते होंगे, मगर ज़बरदस्त तरक्की मतलब ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है ये 20th सेंचुरी में ही हुआ है, ठीक है ना? ये तरह की सिंध, ये तरह की नस्री सिंध जो है हिंदुस्तान में कथा कहानी का रिवाज तो सदियों से चला आ रहा है। इसी तरह अरबी और फ़ारसी अदब में हिकायत की रिवायत मिलती है, लेकिन मुख्तसर अफ़साने की सिन्फ़ उर्दू में मगरिब के असरात की देन है, यानी ये भी मगरिब से आई है, ये भी वेस्ट से आई है। जैसे नावल अंग्रेज़ी से आया है, वैसे ये भी वेस्ट से आई है। उर्दू में गुज़श्ता सदी यानी पिछली सदी के शुरू में सबसे पहले प्रेमचंद, तो ये देखिए ये नाम बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रेमचंद ने अफ़साने लिखने शुरू किए, और देखते-देखते सिन्फ़ अफ़साना ऐसी तरक्की ऐसी तरक्की की कि उर्दू फ़िक्शन की मकबूल तरीन सिन्फ़ बन हो गई। यानी अफ़साना धीरे-धीरे उर्दू फ़िक्शन का एक टॉवरिंग फ़िगर बन गया। एक इम्पोर्टेंट सिन्फ़, एक इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ स्टोरी बन गई, ठीक है? बिकॉज़ इतना ज़्यादा इसमें जो है इसको फ़रोग़ मिला, इसको तरक्की मिली, कब? 20वीं सदी में। उर्दू में मुख्तसर अफ़साने के फ़रोग़ से पहले दास्तान और तमसील किस्सों, तमसीली हो गया पर्सोनिफ़िकेशन, ठीक है ना? ये चीज़ें थोड़ी ज़हन में बिठा लीजिए। तमसील निगारी यानी पर्सोनिफ़िकेशन, जब आप किसी पर्सोनिफ़िकेशन इज़ व्हेन यू गिव वर्ड्स टू समथिंग नॉन लिविंग। इफ यू पर्सोनिफाई अ स्टोन, यू आर टेलिंग अ स्टोरी ऑफ अ स्टोन, इट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफ़िकेशन, ठीक है ना? तो उर्दू में मुख्तसर अफ़साने के फ़रोग़ से पहले एक तो दास्तानों का रिवाज था, जो हमने पढ़ा कि दास्तान किस चीज़ को कहते हैं, और उसी तरह तमसील तमसीली किस्सों यानी पर्सोनिफ़िकेशन। इसमें मुल्ला वजही की जो सबरस है उसको अक्सर लोग तमसील निगार भी करार देते हैं, जबकि वो अक्सर लोग दास्तान भी करार देते हैं, ठीक है? नावल की इब्तिदा भी हो चुकी थी, लेकिन जैसे-जैसे हालात बदले और ज़िंदगी कशमकश बढ़ती,
नेज़ फुर्सत और फरागत कम होने लगी तो मुख्तसर अफ़साना निगारी का रिवाज आम हुआ। मुख्तसर अफ़साने से मुराद ऐसी नसरी कहानी है जिसको कोई जिसमें कोई ऐसा वाक़या बयान किया गया हो जिसकी इब्तिदा हो, इर्तिका हो, ख़ात्मा हो और ज़िंदगी की बसीरत में इजाफ़ा करे। देखिए इसमें दो पीछे एक पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग की नज़र से शायद निकल गया होगा कि देखिए नावल ऑलरेडी वजूद में आ चुका था। अगर हमने ये सोचा कि भाईजान लोगों ने दास्तानें सुनी राजा महाराजों के वक्त, दास्तानें सुनी, महीनों भर चला, फिर ऐसा टाइम आ गया कि लोग अब नई ज़माना बदला, ज़माने के हकाइक बदले, ज़माने के हालात बदले, है ना, वक्त बदला। तो ये सब चीज़ें जब बदली, अंग्रेज़ी हुकूमत आई तो नावल जैसे सिन्फ का ज़हूर हुआ, और नावल जैसे सिन्फ का ज़हूर हुआ तो उसका मतलब है फिर हकीकत निगारी आ गई उसमें, यानी रियलिज्म आ गया, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, अब जब यही ज़िंदगी और फास्ट फॉरवर्ड हो गई जिसको हम कहते हैं, जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं, अगर आप मुंबई दिल्ली में से कहीं गए हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ वक्त जो है सिमट जाता है ना। असल में ऐसा नहीं है कि वक्त छोटा पड़ जाता है, बात यह है कि इतने ज़्यादा शोर शराबे, इतने ज़्यादा शोरगुल, इतने ज़्यादा बिजी लाइफस्टाइल है कि लोगों को फुर्सत ही नहीं मिलती सांस लेने की। तो मसला ये हुआ कि अब जब वक्त और कम हुआ तो लोगों के पास नावल पढ़ने का भी टाइम नहीं रहा। तो मुख्तसर अफ़साने की तख्लीक जो है इसको उरूज इसीलिए मिला क्योंकि लोगों को 15 मिनट में कुछ पढ़ना था, कुछ मज़ेदार पढ़ना चाहते थे, कोई कहानी पढ़ना चाहते थे, मगर टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है तो इसीलिए शॉर्ट स्टोरी को हमने जो है इसको फ़रोग़ मिला और इसकी तरक्की हुई इस पर्टिकुलर पीरियड में। तो इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं आप। बट देखिए इसमें एक नुक्ता जो है गौर करने का, वो ये है कि जो मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, अदब को पढ़ते हैं तो ज़माने को पढ़ते हैं। ज़माना बदला तो अदब में तब्दीलियाँ आई। अदब के बदलने से ज़माने में तब्दीली नहीं आई, ज़माने के बदलने से अदब में तब्दीली आई। जैसे 1936 में प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट हुआ, जैसे अंग्रेज़ों के आने के बाद नावल आ गया, वैसे ही अंग्रेज़ों के आने के बाद नज़्म निगारी में जो है इज़ाफ़ा हुआ। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि उस टाइम पीरियड में जो चेंजेज़ हैं वो आ रही हैं। तो आपको उस टाइम पीरियड की चेंजेज़ को भी समझना होगा। तो अदब जब आप पढ़ते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज को उठा लीजिए, पर्टिकुलर टाइम का लिटरेचर उठा लीजिए, इट इज़ डेफिनेटली a source on that particular time, a historical source of that particular time. A Tale of Two Cities मैं बार बार बोलता हूँ चार्ल्स डिकन्स की, it is one of the most best sources of you can say Renaissance or the Renaissance which you call Renaissance or Renaissance in 14th century Europe. तो anyway मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम आहंगी जो है अदब और ज़िंदगी की, उसको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या है, अब ये ऐसी कहानी है जिसकी इब्तिदा हो, इर्तिका हो, यानी शुरू हो, तरक्की हो जाए, इसकी इर्तिका होना, तरक्की हो जाए उस प्लॉट की, और ख़ात्मा हो यानी एंड हो, क्लाइमैक्स, और ज़िंदगी की बसीरत में इजाफ़ा करे। तो ये 3-4 शराइत हैं, 3-4 शर्तें हैं जिसकी वजह से एक अफ़साना अफ़साना कहलाएगा। अफ़साने की ये भी तारीफ़ की गई है कि कोई ऐसा बयान जो अपनी जगह मुकम्मल हो और एक ही निशस्त में पढ़ा जा सके, एक ही निशस्त मतलब एक सिटिंग में पढ़ा जा सके। अब आप देखिए अफ़साने की जो डेफिनिशंस हैं, देयर आर वेरियस डेफिनिशंस व्हिच आर एसोसिएटेड विद अफ़साना, कि अफ़साना किस चीज़, किस बला का नाम है। एक शख्स ने कहा कि ऐसी कहानी है जो नाम जिसका जो इब्तिदा हो, इर्तिका हो, इंतहा हो, और उसके बाद जो है आपका वो ज़िंदगी की बसीरत में थोड़ा-सा इज़ाफ़ा करे, यानी आपकी जो इंटेलेक्चुअल या विज़डम जो है आपकी, उसको थोड़ा-सा और इम्प्रूव करे। ठीक है? वैसे आपको अफ़साने के मुतालिक जो भी डाउट और हैं, वो अभी क्लियर हो जाएँगे क्योंकि हमने प्रेमचंद का अफ़साना जो इबरत है, वो यहाँ बतौर जो है एक्सपेरिमेंट के तौर पे, या आप कहेंगे लैब राइट के तौर पे लेके आए हैं उसको हम, कि अब हम अफ़साने की सिन को समझेंगे और फिर एक अफ़साना पढ़ेंगे भी, ताकि हमें समझ आए कि अच्छा ये चीज़ है, इस बला का नाम अफ़साना है। ठीक है ना? तो मुकम्मल है, एक निशस्त में पढ़ा जाए तो कुछ हुज़ूर ने बोला कि अफ़साना ऐसी चीज़ है जिसमें मुकम्मल बयान हो और जो एक ही निशस्त में पढ़ा जाए, यानी वन सिटिंग में पढ़ा जाए। ठीक है ना? अफ़साने में एक या एक से ज़्यादा किरदार हो सकते हैं। मंज़रनामा, प्लॉट या मुकालमा भी हो सकता है। देखिए मंज़रनामा, प्लॉट या मुकालमा
भी हो सकता है। प्लॉट हमने बताया आपको, प्लॉट क्या है? प्लॉट है कि मरबूत किस्सों का होना, कैसे तरतीबवार किस्से चलेंगे। और मुकालमा यानी डायलॉग, और मंजरनामा यानी वही ज़मान और मकान जिसको हम कहेंगे एक पर्टिकुलर टाइम, है ना? तो जिसको हम कहेंगे टाइम, हम दिखाते हैं ना कि किस पर्टिकुलर टाइम में हो रहा है ये, या जो माहौल बनाते हैं हम, सेट करते हैं कि ऐसा घर है, पहले जो लिखने वाला एक इमेज बना देता है आपके दिमाग में, जैसे ट्रेलर से जो इमेज बनती है कहीं ना कहीं। ओके, मकालमा भी हो सकता है, लेकिन इधर अफसाने में बहुत तब्दीलियां हुई। मगर अफसाने में तब्दीलियां भी हुई, ये चीज़ें तो हो सकती हैं, मगर अफसाने में जो है वक्त के साथ तब्दीली भी हुई है कि हुई, और अफसाने ने कोई एक तारीफ मुकम्मल नहीं की जा सकती। तो अफसाने की क्योंकि तब्दीलियों की वजह से इसकी कोई एक तारीफ, यानी कोई एक डेफिनेशन अफसाने की नहीं हो सकती, ठीक है ना? दरअसल बदलती हुई ज़िंदगी और ज़माने के बदलते हुए मिजाज के साथ अफसाने की पेशकश और हैयत भी हैयत में तब्दीलियाँ हो रही है। यानी वक्त के ज़माने और वक्त के बदलने के साथ साथ जो अफसाना है उसकी हैयत में भी तब्दीलियाँ रोज़ बरोज़ आती जा रही हैं, और इसीलिए जो है मसला ये है कि अफसाने की जो डेफिनेशन है वो एक नहीं है, बहुत तरीके से लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। आगे क्या है? प्रेमचंद के अलावा सज्जाद हैदर यलदरम, सुल्तान हैदर जोश ने भी उर्दू में मुख्तसर अफसाने के अवली नमूने पेश किए। शुरू में प्रेमचंद ने बंगाली अदब से मुतासिर होकर लिखना शुरू किया। उनके अफसानों का पहला मजमुआ सोज़े वतन, ठीक है, सोज़े वतन। अच्छा, सज्जाद हैदर यलदरम और सुल्तान हैदर जोश ने भी उर्दू मुख्तसर अफसाने में के नमूने पेश किए। शुरू में प्रेमचंद ने बंगाली अदब से मुतासिर होकर, यानी बंगाली लिटरेचर से मुतासिर हुए प्रेमचंद साहब, और उनके अफसाने का पहला मजमुआ जो है, यानी पहला जो उनका अफसानों का कंपाइलेशन है, सोज़े वतन के नाम से 1908 में शाया हुआ। उन अफसानों में साम्राज्य, दुश्मन और वतन दोस्ताना जज्बात की तर्जुमानी की गई थी। देखिए, प्रेमचंद के अफसानों के बारे में दो तीन चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि उन्हें देहात के मसाइल जो है ना उन पर बहुत बात की है, यानी जो उनका गोदान है बहुत फेमस है, गोदान तो इसलिए कि उन्होंने जो उस टाइम के रूरल इंडिया जो है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर बहुत तफसील से बात की है, ठीक है ना? होरी का जो किरदार है वो काफ़ी आज भी मशहूर है, उर्दू की दुनिया हो या हिंदी की दुनिया हो उसमें। उसी तरह उनका एक और एक जो बेंट था उस टाइम पे वो था आज़ाद पसंदी, यानी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, क्योंकि उस टाइम ऑलरेडी इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है ना? 1908 में वी हैव बीन, हमारी इंडिपेंडेंस 1947 में है, ठीक है ना? ये 1908 की बात है। तो इन्होंने सोज़े वतन के नाम से एक इनफैक्ट अभी लिखा है इसमें आगे भी कि इसमें क्या-क्या है, इसमें जो साम्राज्य दुश्मनी, यानी जो आपका स्टेट है, यानी आपका जो साम्राज्य है ब्रिटिश साम्राज्य, उसकी खिलाफ वर्जी, और उसके अलावा वतन दोस्ताना जज्बात, यानी वही नेशनलिज्म के जो आइडियाज़ हैं वो कहीं न कहीं उसमें मिले। और उसकी वजह से क्या हुआ, अंग्रेज़ हुकामों ने इस मजमूए को ज़ब्त किया, यानी इसको सीज़ कर लिया, और प्रेमचंद की इब्तिदाई कहानियों में दास्तानों के अंदाज़, अच्छा ठीक है, तो ये सोज़े वतन को क्या हुआ, इसको ज़ब्त किया गया। बाद में उनके पास इर्तिका हुआ, उन्होंने उर्दू अ, अफ़साना निगारी को नई बुलंदियों तक पहुँचा दिया। देखिए, इन्होंने क्या किया, सरकार ने क्या किया, सरकार को समझ आया कि भैया ये बंदा जो है ये फ़साद उठा रहा है, ये लोगों को सच तक पहुँचा रहा है कहीं न कहीं। सोज़े वतन को जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको सीज़ किया, और इनफैक्ट ये भी बोलते हैं कि कॉपीज़ जला दी गई उसकी काफ़ी सारी, और बराबर इर्तिका। अच्छा, फिर प्रेमचंद के बारे में क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट कि उन्होंने जो कहानियाँ जो हैं उनकी शुरुआती दौर की कहानियाँ हैं, उनमें दास्तानों का अंदाज़ गालिब है थोड़ा-सा, यानी दास्तानों का थोड़ा-सा एस्पेक्ट जो है उस पे नज़र आता है, बट विद टाइम उन्होंने अपना जो फ़न है उसमें रिफ़ाइनमेंट किया, और अफ़साने को अफ़साने की तरह बरता, यानी अफ़साने को अफ़साना ही रखा, उसको दास्तान में नहीं आने दिया, ठीक है ना? कहीं न कहीं। अफ़साना निगारी को नई बुलंदियों तक पहुँचा दिया, ये प्रेमचंद का कारनामा है। प्रेमचंद के ज़माने में उर्दू में रूमानी तर्ज के अफ़साने, रूमानी यानी रोमांटिक, ठीक है ना? लिखे गए ऐसे अफ़साना निगारों में सज्जाद हैदर यलदरम, नियाज़ फ़तेहपुरी और मजनू गोरखपुरी काबिल ज़िक्र हैं। यानी ये अफ़साना निगार जो हैं जिनने प्रेमचंद के साथ मिलकर कहीं न कहीं अफ़साने की बुनियाद रखी उर्दू में। शॉर्ट स्टोरी की बुनियाद रखी। उनमें से क्या है, उनमें से
ज़्यादातर रोमानवी अफसाने हैं, और रोमानवी अफसाने इन 3 अशख़ास ने लिखे हैं, यानी रोमांटिक, जिसमें लव स्टोरीज़ हैं और ये सब हैं। तो 1936 जो मैं बार-बार बोलता हूँ, तरक्की पसंद तहरीक, जो मैं बार-बार अक्सर ये कोट करता हूँ, 1936 का प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट जब हो जाता है, तहरीक का आगाज़ हुआ। इससे चंद बरस पहले अंगारे के नाम से बाग़ियाना कहानियों का एक मजमुआ शाया हो चुका था, जिसने मौज़ू और फ़न दोनों एतबार से एक ऐसी बगावत की बुनियाद डाल दी थी, जिसके बगैर किसी जहान नौ की तख्लीक नहीं हो सकती थी। ठीक है। तो एक तो प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस ज़मन में, क्योंकि ये रोमानवियत का जो अंसर था, यानी रोमानवियत का जो एस्पेक्ट था इन अफ़साना निगारी, इन शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, ये कम हो गया 1936 के बाद ही कहीं न कहीं ज़्यादा। बट प्रेमचंद साहब ने उससे पहले भी, जैसे हमने बोला कि 1908 में भी उन्होंने जो वतन परस्ती की बात की है, नेशनलिज्म की बात की है, तो उनके यहाँ हमें पहले ही वो चीज़ें मिल जाती हैं जो प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट का दरअसल बाई प्रोडक्ट है। ठीक है ना? तो यहाँ और एक चीज़ जो यहाँ इम्पोर्टेंट कही गई है, वो ये कही गई है कि अंगारे के बारे में बात की गई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अंगारे एक ऐसा मजमुआ था, ये सज्जाद ज़हीर और ज्योति घोष, ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने, ये उन लोगों में से हैं, उन अशख़ास में से हैं, जिन्होंने दरअसल प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट की बुनियाद डाली। और ये लंदन में थे, ये स्टूडेंट्स थे, एक्चुअली एनआरआई, या आप कह सकते हैं फॉरेन, इंडियन स्टूडेंट्स इन फॉरेन थे, डायस्पोरा भी कहते हैं एट टाइम्स। तो ये जो थे एक्चुअली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, हिंदुस्तानी स्टूडेंट जो बाहर के मुल्कों में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने वहाँ से दरअसल ये तहरीक शुरू की थी, और वो जिसको मैं तरक्की पसंद तहरीक कह रहा हूँ, और तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर ही दरअसल ये अंगारे लिखा गया था। अंगारे क्या था? एक मजमुआ था जिसमें छोटे-छोटे अफ़साने थे, और उन अफ़सानों में जो है दरअसल एक बाग़ियाना तर्ज़ तहरीर इख्तियार किया गया था। बाग़ियाना तर्ज़ तहरीर से मुराद ये है कि चीज़ों को एक रेडिकल तरीके से प्रेज़ेंट किया गया, यानी ऐसी चीज़ों में बात की जिस पे आज तक बात ही नहीं हुई थी, है ना? चाहे वो औरतों के मसाइल हों, चाहे वो एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे वो मज़दूर तबके की बात हो, चाहे वो मज़हबी लीडरान की बात हो, चाहे वो औरतों के हुकूक हों, आज तक उस पे बात नहीं हुई थी खुल के, क्योंकि मैंने बोला कि रोमानियत का गलबा था। तो ये ऐसा मजमुआ है जिसने एक न सिर्फ़ उर्दू अफ़साने की दुनिया को, बल्कि उर्दू की दुनिया को असर नो जो है संवारा है कहीं न कहीं, ठीक है ना? तो ये इसकी बुनियाद बहुत ज़रूरी थी। चुनांचे देखते ही देखते चंद बरसों में सादत हसन मंटो, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई के हाथों उर्दू अफ़साने ने बेहद तरक्की की, और ज़िंदगी के गूनागूं मसाइल पर भी पर भरपूर अंदाज से लिखा जाने लगा। इसके साथ-साथ इंसान दोस्ती, समाजी इस्लाह, कौमी शऊर और का इज़हार भी तरक्की करता रहा। तो इसी के तक़लीद में बाद में सादत हसन मंटो, कृष्ण चंद्र, इस्मत चुगताई जैसे लोग जो हैं, उन्होंने भी इसी तर्ज़ तहरीर को इख्तियार किया। जैसे सादत हसन मंटो जो हैं साहब, गज़ब की पर्सनैलिटी। अगर आपने मूवी देखी है जो नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने एक मूवी बनाई है मंटो के ऊपर, और मुझे लगता है हर बंदे को वो कहीं न कहीं देखनी चाहिए। वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ मंटो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है उस टाइम का। उन्होंने हिंदुस्तान का पार्टीशन भी होते हुए देखा है, उन्होंने वो मज़हबी इंतहा पसंदी भी देखी है, उन्होंने फिर औरतों के मसाइल पर भी बहुत बात की है। तो और सादत हसन मंटो बिलख़ुसूस जो है, उनका बाग़ियाना तर्ज़ तहरीर है बहुत ज़्यादा, यानी वो ऐसी-ऐसी चीज़ों पे बात करते हैं जिनको आप सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, ठीक है ना? और उस पर कुछ लोग, किसी ने कहा है, मुझे शख्स का नाम याद नहीं आ रहा, कि मंटो ने तारीख़ को तारीख़ लिखा, सियाह नहीं लिखा। उन्होंने ब्लैक को एज़ इन ब्लैक ही लिखा, ग्रे या ऑपोज़िट ऑफ व्हाइट ऐसा कुछ नहीं लिखा, ब्लैक को एग्ज़ैक्ट ब्लैक लिखा। सो ही प्रेज़ेंटेड थिंग्स एज़ इट इज़, अपने अफ़सानों में जैसी सोसाइटी में थी। तो उनके मशहूर अफ़साने, उनके अफ़सानों पे वैसे फ़ाहिशनगारी का इल्ज़ाम भी लगा है, यानी वल्गैरिटी का इल्ज़ाम भी लगा था, उस पे मुकदमा भी चला था। और उनके जो अफ़साने हैं उसमें टोबा सिंह है, ठंडा गोश्त है, ऐसे अफ़साने हैं कि यू विल बी डिस्टर्ब्ड ऑनेस्टली। आपकी उम्र शायद मुझे लगता है अभी कम है वो सब पढ़ने के लिए, बट आप कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो उनको पढ़िएगा। तो उसी की तक़लीद किसने की? सादत हसन मंटो, इस्मत चुगताई, कुरतुल ऐन हैदर, इन सारों ने फिर उसी अंगारे की तक़लीद में जो है अफ़साना निगारी के दामन को वसी किया। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के में कई, अच्छा यहाँ जो है, यहाँ मौज़ूआत के बारे में कुछ लिखा है
कि वक्त के साथ साथ क्या इंसानी दोस्ती, समाजी इस्लाह और कौमी शऊर, ये 3 चीज़ें जो हैं इसमें ये चीज़ें भी जो है अफसाने का हिस्सा बनती रहीं। आज़ादी के बाद क्या हुआ, यानी 47 के बाद क्या हुआ, 1947 के बाद तो मुल्क बट गया, और मुल्क बटने के बाद क्या हुआ, फसादात हो गए, ठीक है ना। ये फसादात हो गए और इस मौजू पर भी बेहतरीन अफसाने लिखे गए, यानी जो पार्टीशन का की प्रॉब्लम है उस पर भी बहुत सारे अफसाने, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई। जैसे मैंने आपको बोला कि टोबटिक सिंह एक है, या खोल 2 है। ये 2 अफसाने ऐसे हैं सादत हसन मंटो के, जिन पर उन्होंने औरत के मसाइल और जो पार्टीशन का मसला है उस पर बात की है कि किस तरह की वो ना वो इस तरह ज़्यादा कैफियत, वो जुल्म सितम का जो माहौल, जो वो तहोते या कुछ तो खूं का जो माहौल गर्म हुआ था वो कैसा था, ठीक है ना। बेहतरीन अफसाने लिखे गए, इंसानी कदरों के जवाल, नेज़ तहजीबी और इखलाकी कदरों की पामाली, तहजीबी और इखलाकी कदरों की पामाली, यानी सिविलाइज सोसाइटी का जो है कहीं ना कहीं ना अपसाइड डाउन हो गई सिविलाइज सोसाइटी। आपकी जो इखलाकी कदरें हैं, यानी आपकी जो जिसको हम कहेंगे इंसानी जज्बातियत है, उसको आपने साइड कर दिया और आप एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, जो वो चीज़ें हुई तहजीबी और इखलाकी लेवल पर, ठीक है ना। पामाली का एहसास आम हुआ, यानी वही है पामाली मतलब बर्बाद हो गए, ऐसे इखलाकियात हमारी बर्बाद हो गई। आज़ादी के बाद उभरने वाले अफसाना निगारों में कुरतुल हैदर, ठीक है, नुमाया हैसियत रखती हैं। उनके अफसानों में एक ख़ास तरह का तारीखी शऊर और वक्त का एहसास मिलता है। वो जब्र की उन ताकतों का भी पर्दाफाश करती हैं जिनके शिकंजे से इंसान बेबस और मजबूर है। 1955 से 1960 के आसपास उर्दू में अलामती अफसाना। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई 1955, ये हमने बोला कि 47 के बाद क्या हुआ, 47 के बाद कुरतुल हैदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉवरिंग फिगर बन के सामने आती है हमें मुख्तसर अफसाने का। इनफैक्ट सादत हसन मंटो भी एक टॉवरिंग फिगर, और इसमत चुगताई, इस्मत आपा जो है ये सादत हसन मंटो की जो है कंटेम्प्रेरी थी। इसमें चुगताई हो गई और सादत हसन मंटो हो गए, या आपके कुरतुल हैदर हो गई। ये इंपॉर्टेंट अफसानिकार हैं पोस्ट पार्टीशन। एंड बट आफ्टर दैट इट्स 1955 टू 1960, वहाँ एक ऐसा ट्रेंड शुरू होता है अफसाने में जिसको हम अलामती अफसाना कहते हैं। इस रंग के नुमाइंदे अफसाना निगार इंतज़ार हुसैन, सरेंद्र प्रकाश, अनवर सज्जाद, रशीद अमजद वगैरह हैं। बदलते हुए हालात और ज़िंदगी की बढ़ती हुई पेचीदगी के साथ साथ अफसाना भी पेचीदा होता जा रहा है, और नई नस्ल के अफसाना निगार बराह रास्त तर्ज बयान के बजाय रमजिया तर्ज बयान को तरजीह देने लगे हैं। यानी रमजिया तर्ज बयान क्या है कि अलामती चीज़ें हैं। अलामती मतलब वो आपको बोलेगा कि चलो हम कहानी सुनते हैं, और कहानी में उसने बोला कि एक जैसे बिजूका है, बिजूका बिजूका एक प्रेमचंद का अफसाना है, बहुत अच्छा अफसाना है। तो बिजूका दरअसल में स्केयर क्रो को बोलते हैं, जो खेत में लगाया जाता है। मगर बिजूका के पैराए में दरअसल प्रेमचंद ने किसी और की कहानी बताई है। तो प्रेमचंद ने कहीं ना कहीं वो अलामत जो है पहले ही लाई है, बट 1955 से 1960 के बीच में 1955 टू 1960 जो है ये चीज़ ज़्यादा बढ़ गई उर्दू अदब के हवाले से। यानी जो लिखने वाले थे उन्होंने डायरेक्ट चीज़ों को एड्रेस करने से अच्छा क्या किया, उन्होंने अलामती तर्ज तहरीर इख्तियार किया। और उसकी भी अगर आप नज़र थोड़ा सा गौर करें तो उसकी एक वजह है, 55-60 के बाद हिंदुस्तान में फिर माहौल ऐसा हो गया कि स्टेट की सर्विलेंस थोड़ी बढ़ गई है ना। अगर आप अवेयर हो 70s के टाइम की जो इमरजेंसी का टाइम है 76 60 ये, क्योंकि 65 एंड 66 में शायद जवाहरलाल नेहरू का जो है इंतकाल हो जाता है और इंदिरा गांधी का टाइम आ जाता है। और इंदिरा गांधी के टाइम पे जो है थोड़ा बहुत जो है स्टेट यूनिटरी होने की कगार पे आ जाता है, और उस वजह से जो है उस वक्त के जो मुसन्निफीन हैं उन्होंने एक ऐसा तर्ज तहरीर इख्तियार किया कि स्टेट समझ ना पाए कि हम स्टेट को बोल रहे हैं, और वो स्टेट की तरफ इशारा कर रहे थे या लोगों की या समाज की तरफ इशारा कर रहे थे। तो ये इनका कहना वही है कि लोग जो हैं अब वक्त के बदलते हालात के साथ साथ एक रमजिया तर्ज बयान जो है, एक इशारतन चीज़ों को बयान करना ज़्यादा पसंद करते हैं खुलकर बयान करने से, ठीक है ना। अफसाने में हकीकत निगारी की रिवायत को आगे बढ़ाने वालों में अख्तर और
नेवी अख्तर ओरेनवी, अली अब्बास हुसैनी, अहमद नदीम कासमी, हयातुल्लाह अंसारी, ख्वाजा अहमद अब्बास, सुहेल अजीम आबादी, गुलाम अब्बास, सालिहा आबिद हुसैन, इशफाक अहमद, शौकत सिद्दीकी, रामलाल, गयास अहमद गदी, जोगेंद्र पाल, सलाम बिन रज़ाक, अनवर ख़ान और अहमद यूसुफ ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। और ये नामों की फ़हरिस्त दी गई है कि अफ़साना निगारी में जो है ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम उर्दू की बात करते हैं। तो ये हमें अफ़साना निगारी के बारे में जो है ज़्यादातर क्या अक्सर मालूमात हो गई, ज़्यादातर नहीं तो अक्सर मालूमात तो हो गई कि अफ़साना किस बला का नाम है, अफ़साना का ट्रेंड कैसे चला है, अफ़साना उर्दू में कहाँ से आया, फिर कैसे चला, फिर क्या तब्दीलियाँ आई। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हमने समझी, हमने थोड़ा सा स्टार्टिंग में जैसे हमने देखा हमें डिफ्रेंसिएशन भी समझ आया चीज़ों का कि कैसे अफसाना, दास्तान और नावल भी थोड़े थोड़े अलग हैं आपस में, थोड़े थोड़े नहीं बहुत अलग हैं दरअसल, अलग तो बहुत ज़्यादा हैं, बस वो आपको थोड़ा सा चीज़ों को पिन पॉइंट करना होगा। अगर आप एक पेज ले लें अपनी ज़िंदगी में, थोड़ा सा मेहनत कर लें, है ना? कितना बैठे रहोगे, थोड़ा सा मेहनत कर लो, एक किताब निकालो, एक कॉपी निकालो, उस पे दास्तान के 5 पॉइंटर लिखो, अफ़साने के 5 पॉइंटर लिखो और नावल के 5 पॉइंटर लिखो और उनकी डिफ़रेंशिएशन को समझो। कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। अब हमारे जो मुसन्निफ़ हैं यानी प्रेमचंद साहब हैं, उनका एक अफ़साना तो है ही, उसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि प्रेमचंद साहब का जो सवाने हैं, उनकी ज़िंदगी है, उनकी हयात के बारे में कुछ मालूमात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उर्दू अफ़साने का, उर्दू नावल का एक टॉवरिंग फिगर है। प्रेमचंद साहब का असली नाम क्या था? धनपत राय नाम था उनका, और 1880 में बनारस के एक गांव में पैदा हुए। आप एक पढ़े लिखे शरीफ घराने के फर्द थे। वालिद मुंशी अजाइब लाल डाक खाने में, अजाइब लाल इनके फादर का नाम है, जो डाक खाने में मुलाजिम थे। 5 साल की उम्र में एक मौलवी से, देखिए अजीब बात है, आप देख रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो 1980 में क्या माहौल, 1880 में हमारे हिंदुस्तान का माहौल कैसा था। प्रेमचंद साहब, ठीक है, बज़ाहिर हिंदू, उनके वालिद हिंदू, और उन्होंने उर्दू और फारसी एक मौलवी से पढ़ी, है ना? तो दिस इज व्हाट वी कॉल इन पॉलिटिकल साइंस द सोशल फैब्रिक ऑफ इंडिया, है ना? तो दिस वाज इन फैक्ट रिस्पेक्टेड बाय आवर फाउंडिंग फादर्स, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें जहन में रख के चले थे वो, ठीक है ना? इसीलिए इंडिया इज़ अ सेक्युलर नेशन इवन टुडे, है ना? तो मौलवी से पढ़ी उनने उर्दू कहीं ना कहीं। तो क्या कहोगे इस आप चीज़ को? हम नाम से समझ रहे हैं कि बंदा हिंदू है, वो पढ़ने जा रहा है 5 साल की उम्र में एक मौलवी के पास, और उसके घर वालों को इसमें कोई हर्ज नहीं है, उसके घर वाले उसको भेज रहे हैं। तो आप समझ रहे हो कि रिलीजन कितना अनइम्पॉर्टेंट था हमारी सोसाइटी में। खैर, तो वक्त के बदलते हुए पढ़ना शुरू किया की, और तकरीबन 14 साल की उम्र में, यानी 14 ईयर्स ऑफ एज, जब उनके वालिद का तबादला गोरखपुर में हुआ, यानी यूपी में गोरखपुर हुआ, और उन्हें वहाँ के मिशन स्कूल, यानी मिशनरी स्कूल में 6ठी जमात में दाखिला कराया गया, जहाँ से उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, यानी उन्होंने 10th वहाँ से पास किया। नामसाइद हालात के बास के बाइस या बास वो अपनी तालीम बाकायदा तौर पर मुकम्मल न कर सके, और स्कूल में उस्ताद की हैसियत से मुलाजिम हो गए, यानी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्रंच वो अपनी तालीम पूरी न कर पाए और एक स्कूल में उस्ताद हो गए, या उसी स्कूल में उस्ताद हो गए, ये इसने क्लियरली यहाँ लिखा नहीं है। अलबत्ता मुलाजमत के दौरान ही FA और BA के इम्तहानात पास किए। FA फाइन आर्ट्स मोस्टली आई गेस, फाइन आर्ट्स, और BA बैचलर्स ऑफ आर्ट्स के एग्ज़ाम पास किए। 1906 में वो इलाहाबाद ट्रेनिंग कॉलेज में दाखिल हुए, जहाँ से उन्होंने इंग्लिश इंग्लिश टीचर सर्टिफिकेट का इम्तिहान पास किया। आप देख रहे हैं मल्टी टैलेंटेड कितना है बंदा। उर्दू फारसी पढ़ी, फिर मुख्तलिफ इम्तिहान FA BA के पास किए, फिर उसके बाद अंग्रेज़ी का एग्ज़ाम भी एक पास किया, ठीक है ना? मल्टी टैलेंटेड बंदा है, मेहनती है। इस कॉलेज में प्रेमचंद तकरीबन 2 साल तक रहे, ठीक है ना? कॉलेज में 2 साल तक रहे। यहाँ इन्होंने पढ़ने लिखने के लिए अच्छा माहौल मिला, और उन्होंने अपने पहला नावल असरार माबद उनका पहला नावल है, जो उन्होंने दरअसल इसी कॉलेज में लिखा, यही लिखा जो बनारस के एक हफ्तावार आवाज़ खल्क में
किस्तवार शाया हुआ। यानी आवाज़ खल्क एक मैगजीन था जिसमें किस दर किस ये नावल असल में शाया हुआ है। और किस दर किस शाया होने का मतलब क्या है, आपने शायद वो दौर देखा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं देखा होगा, जेनजी हो आप लोग तो। एक मैगजीन्स आते थे और मैगजीन्स में शुमारे छपते थे। मतलब माहवार मैगजीन आया है, उस महीने में नॉवल का एक चैप्टर छपेगा। अब नेक्स्ट वीक तक आपको वेट करना है कि कब आएगा नेक्स्ट चैप्टर इसका। आप समझ रहे हो? तो एक हफ्ते का सस्पेंस, एक हफ्ते का सस्पेंस, एक हफ्ता बंदा जाग रहा है कि अगले शुमारे में क्या होने वाला है। तो इस तरीके से नावल जो है पूरा पेश किया जाता था आपके मैगजीन्स में। तो किस्तवार जो है ये शाया हुआ। और 1905 में इनका तबादला कानपुर में और कानपुर में हुआ, जहां मुंशी दयाराम निगम एडिटर, दयाराम निगम एडिटर इस ज़माना जो है, एक ज़माना करके एक मैगजीन था, वहाँ पर जाके इन्होंने, कहाँ पर, कानपुर में, कानपुर इज़ फेमस फॉर लेदर ऑल्सो। वैसे कानपुर में जाकर इन्होंने क्या किया, इन्होंने राम निगम एडिटर साहब के साथ ज़माना की शुरुआत की। कहीं ना कहीं ज़माना क्या था, रिसाला है यानी मैगजीन है, ठीक है ना, से उम्र भर की दोस्ती की बुनियाद पड़ गई। अब इन्होंने मुस्तकिल तौर पर ज़माने में इस्लाही सवानही अदबी तबसरे लिखने शुरू किए। सवानही यानी बायोग्राफिकल, इस्लाही यानी जो हम कहेंगे रिफॉर्मिस्ट, और अदबी तबसरे यानी जिसको हम कहेंगे लिटरेरी कमेंट्री, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें जो हैं इन पर इन्होंने दस्तरस हासिल की और इस मैगजीन में इन तीन चीज़ों पे अपना कलम चलाते रहे, ठीक है ना। कानपुर की ज़िंदगी और माहौल ने प्रेमचंद की सलाहियतों को निखारने में अहम किरदार अदा किया। यानी कानपुर में जो है इनका एक कानपुर का इनकी ज़िंदगी में एक अहम रोल है, क्योंकि आप देखिए, अब आप मैगज़ीन वगैरह से फेमिलियर हो गए और आप आर्टिकल लिख रहे हो और मज़ामीन लिख रहे हो, तो आपके फ़न में जो है सफाई आएगी ही। इस ज़माने में इनकी सियासी और समाजी शऊर पुख्ता हो गई। यानी इनका जो पॉलिटिकल और सोशल पर्सपेक्टिव है अबाउट लाइफ, वो जो है वो पुख्ता हो गया, यानी कंक्रीट हो गया, यानी इम्प्रूव हो गया। और हुब्बुल वतनी यानी नेशनलिज्म, वतन परस्ती का जज्बा बेदार हुआ। यानी यहीं पर कानपुर में ही दरअसल इनके जहन में जो है आज़ाद पसंदी और नेशनलिज्म और जिसको हम कहेंगे वो इंडियन सेंटिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं जागा, और वहाँ से शुरुआत हुई इस चीज़ की। चुनांचे इस जज्बे के तहत लिखी गई कहानियों पर मुश्तमिल इनका मजमुआ सोज़े वतन, जो मैंने आपको कहा, नवाब राय, इनका देखिए, इनका पेन नेम जो था नवाब राय था, फिक्शिशियस नेम था, बिकॉज वही मैंने आपको बोला कि अंग्रेज़ों को पता चलता कि ये किस बंदे ने लिखा है तो उसकी तो लग जाती, आप समझ रहे हो। तो नवाब राय के नाम से लिखा कि फर्जी नाम से 1908 में शाया हुआ। अंग्रेज सरकार ने इस किताब पर पाबंदी आयद करके इसका इसकी इसकी कापियाँ नजर आतिश यानी जला दी, नजर आतिश कर दी। कानपुर के 4 साल क़याम में 4 साल क़याम के बाद तबादला ज़िला हमीरपुर चले गए। उसके बाद हमीरपुर में बहैसियत डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस यानी स्कूल्स के डिप्टी इंस्पेक्टर मुकर्रर हुए, यानी वहाँ की पोस्टिंग मिली। यहाँ प्रेमचंद को देहात में जाने और किसानों की ज़िंदगी के गूनागू मसाइल को समझने का मौका मिला। देखिए, अब आप इससे आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि कैसे प्रेमचंद साहब की जो ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी जैसे तब्दील होती गई, वैसे वैसे उनका अदब, उनकी लिखाई भी तब्दील होती गई। उन्होंने कानपुर के समय में आर्टिकल लिखे। अब जब वो स्कूल के डायरेक्टर हो गए तो उनको अब रूरल एरियाज़ में जाना पड़ा। अब रूरल एरियाज़ में जाना पड़ा तो उनको वाकफियत बढ़ गई हिंदुस्तानी तहजीब से, हिंदुस्तान के गाँवों से जो पर्टिकुलरली, या रूरल एरिया से पर्टिकुलरली उनको वाकफियत बढ़ गई। तो उस वजह से फिर वो जो देहाती अनासर उनके नावलों में आता है, क्योंकि उनके जो सबसे कामयाब नावल हैं वो उनके आखिरी दौर के ही नावल हैं, ठीक है। इस ज़माने में इनकी सेहत ख़राब रहने लगी, मगर अब क्या हुआ, अब क्योंकि उम्र हो गई थी तो सेहत ख़राब होने लगी और वो गोरखपुर चले आए, यानी वापस गोरखपुर आए। गोरखपुर का क़याम इनकी अदबी ज़िंदगी के लिए बहुत ही साज़गार साबित हुआ। इस ज़माने में उनकी कहानियों का मजमुआ प्रेम पच्चीसी शाया हुआ, ठीक है ना। इनका और एक मजमुआ जो अफसानों का है वो शाया हुआ, जिसका नाम क्या था, प्रेम पच्चीसी शाया हुआ। और एक और नावल गोशाए आफियत मुकम्मल हुआ। 1921 में उन्होंने सरकारी मुलाजिमत से इस्तीफ़ा, देखिए इस्तीफ़ा बोलते हैं अक्सर रिटायरमेंट, देखिए लिखा क्या जाता है, इस्तीफ़ा है, असल में हम पढ़ते इस्तीफ़ा है, इस्तीफ़ा है,
दिया और फिर मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों में काम करते रहे। एक हिंदी नामा अ, मर्यादा के इदारात के फ़राइज़ भी कुछ देर के लिए अंजाम देते रहे। इसके बाद उन्होंने अपने प्रेस खरीद और बाकायदा पब्लिशिंग का काम शुरू किया। प्रेस से उन्होंने अपने चंद मशहूर नावल और चंद मशहूर नावल पर्दा मजाज, गब्बन, मैदान अमल और गोदान के हिंदी एडिशन शाया किए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसके बाद नावल जो हमने पढ़ा पहले कि इन्होंने जो देहात के जो मनाज़र देखे या देहात से जिन्होंने जो इनका मुताला बढ़ गया और देहाती ज़िंदगी से इनकी वाक़फ़ियत बढ़ गई। उसके बाद इनकी सेहत ख़राब होने की वजह से ये वापस आए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है यहाँ एक पीछे पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ जो मैंने अभी पढ़ा कि इन्होंने इस्तीफ़ा देकर एक डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस में पहले तो अपनी जगह बनाई, यानी वहाँ से पैसे कमाए और अपना रोज़गार चलाया। और उसके अलावा उन्होंने कुछ मैगज़ीन्स के एडिटर भी रहे और उन्होंने उसके बाद फाइनली अपनी प्रॉपर जो है अपनी पब्लिशिंग का अ, इफ्तिताह किया, यानी शुरू किया। और उन्होंने वहीं से अपनी प्रेस से ही इन तमाम नावलों के जो है हिंदी एडिशन जो है शाया करवाए, यानी ये नावल इससे पहले उर्दू में लिखे गए थे कहीं न कहीं। दरअसल उर्दू में भी नहीं थे, तब हिंदुस्तानी थी क्योंकि तब उर्दू और हिंदी का इतना फ़र्क था नहीं। 1900 अच्छा, प्रेस की आमदनी बहुत कम थी, लिहाजा 1925 में लखनऊ आकर मुख्तलिफ जगहों पर काम करने लगे। इसी दौरान फ़िल्मों के लिए कहानियाँ लिखने का घर से मुंबई भी गए, लेकिन वहाँ से ज़्यादा देर टिक न सके और वापस चले आए। यानी इनको बीच में इंटरेस्ट हुआ मुंबई जाने का भी, फ़िल्मों के लिए काम करने का भी, लिखने का भी, मगर इन्होंने इनका ज़्यादातर वहाँ काम, इनकी दाल गली नहीं और ये वापस आ गए। अपना एक पर्चा हँस निकाला जो बहुत ही मकबूल हुआ, लेकिन सेहत मुस्तकिल तौर पर ख़राब रहने लगी। बीमार बीमारी बढ़ती गई। 1936 में इंतकाल किया। है। यानी ये बात है कि बाद में इनकी सेहत जो है डिग्रेड होती गई। इनका फ़िल्मों में इरादा था काम करने का, मगर इनकी वहाँ दाल गली नहीं और उनको ये वहाँ से वापस आ गए उर्दू। और 1936 में अपनी तबीयत ख़राब होने की वजह से इंतकाल कर गए। उर्दू में अफ़साना निगारी की इब्तिदा प्रेमचंद के हाथों हुई। इनके कई अफ़सानवी मजमूए हुए, जिनमें सोज़े वतन, प्रेम पच्चीसी, प्रेम चालीसी और फ़ानूस ख़याल काबिल ज़िक्र हैं। टॉवरिंग फिगर्स ऑफ उर्दू शॉर्ट स्टोरीज़, प्रेमचंद, उनके जो अफ़सानों के मजमूए हैं, उनकी जो कंपाइलेशन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, उनका नाम सोज़े वतन, प्रेम पच्चीसी, प्रेम चालीसी और फ़ानूस ख़याल है। ये इम्पोर्टेंट है। नावल में बाज़ार हुस्न, मैदान अमल और गोदान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नावलों में से जो इन्होंने नावल्स लिखे हैं, इनकी कहानियों में अक्सर हिंदुस्तान की देहाती ज़िंदगी का मुरक्का और किसानों और मज़दूरों की हकीकी तस्वीर मिलती है। आपकी तर्ज तहरीर सादा मगर पुरअसर, यानी इनका जो वर्डिंग्स है इनकी बहुत सादा है, सिंपल है। छोटे छोटे जुमलों में आप पुरमग़ज़ बातें, यानी अक्लमंदी की बातें छोटे छोटे जुमलों में कहते हैं। अफ़सानों और नावलों के अलावा आपने बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन भी लिखे, यानी इन्होंने सिर्फ फ़िक्शन नहीं लिखा, यानी अफ़सानों और नावल ही नहीं लिखे, इन्होंने मज़ामीन भी लिखे, इन्होंने इंशाअल्लाह इन्होंने एसेज़ भी लिखे और इन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे। उनके वो मज़ामीन जो अदबी और लिसानी मसाइल और मुबाहिसे से मुतल्लिक़ हैं, आज भी बड़ी मानवियत के हामिल हैं। यानी ये जो मज़ामीन हैं, जो इनके एसेज़ हैं या इनके जो लिखे हुए आर्टिकल्स हैं, वो आज भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू लिटरेचर एंड विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी। ठीक है ना? तो उम्मीद है मुझे कि ये चीज़ें समझ आ गई होंगी आप लोगों को कि प्रेमचंद साहब की ज़िंदगी, प्रेमचंद के जो अंदाज़ा हमें हो गया होगा कि प्रेमचंद साहब जो है उनकी ज़िंदगी का कैसे ट्रांज़िशन हुआ, कैसे उन्होंने शुरू किया, फिर कैसे वो अफ़साना निगारी में फ़न में उनके बेहतरी आई, फिर कैसे मज़ामीन लिखे। तो अब हमें प्रेमचंद साहब की ज़िंदगी भी हमारे सामने है और अफ़साना भी हमारे सामने है। तो अब बिना किसी ताख़ीर के हम सीधा उनके अफ़साने पर कूद जाते हैं, देखते हैं कि उनके अफ़साने में क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने कही हैं और अफ़साना कैसा है। बहुत दिलचस्प कहानी है, इबरत नाम है। लिख देता हूँ यहाँ, मैंने वो चीज़ यहाँ लिख नहीं है। इबरत, इबरत का मतलब होता है
सबक हाँ कशर पे वना कि तिम रोट इबरत हाँ सबक मिलना, लेसन, टू लर्न लेसन, उसको इबरत कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो कहानी ऐसे शुरू होती है, बीच में से क्या सीन है, सीन है कि पंडित चंद्रधर ने एक अपर प्राइमरी मदरसे से मुदर्रिसी तो ली। एक अपर प्राइमरी मदरसे में जो पंडित चंद्रधर साहब जो हैं, इन्होंने क्या किया, इन्हें अपर प्राइमरी स्कूल में मुदर्सी तो ले ली थी, मगर हमेशा पछताया करते थे कि नाहक इस जंजाल में आप फंसे। अगर किसी और सीगे में होते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से ज़िंदगी बसर होती। यहाँ तो महीने भर का इंतज़ार के बाद कहीं 15 रुपए देखने को मिलते हैं, वो भी इधर आए उधर गायब, वो भी इधर आए उधर गायब। यानी पंडित साहब जो हैं, पंडित चंद्रधर जो हैं साहब, इन्होंने प्राइमरी स्कूल में एक टीचर हैं, मगर मसला ये है कि ये खुश नहीं है अपनी नौकरी से। ये क्या बोल रहे हैं, ये पूरा टाइम रोते हैं कि मैं किसी और सीगे, मैं किसी और डिपार्टमेंट में होता तो मैंने फुल पैसा कमाया होता, मगर यहाँ महीने भर का इंतज़ार है और पैसे आए नहीं, वो आए यहाँ गायब। न खाने का सुख न पहनने का आराम। उनके पड़ोस में 2 आदमी और रहते हैं, एक ठाकुर रत्तीबल सिंह हेड कांस्टेबल, यानी ये हेड कांस्टेबल पुलिस में है, दूसरे मुंशी बीजनाथ सियाहिया नवीस यानी अकाउंटेंट जिसको हम कहते हैं। ये जो है इनके मोहल्ले के 2 अशखास हैं इनके एरिया में। इन दोनों आदमियों की तनख्वाह मुंशी जी से ज़्यादा न थी, तब भी इनकी ज़िंदगी आराम से कटी थी। शाम को कचहरी से आते तो अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाते। दोनों साहिबों के पास खिदमतगार थे, घर में कुर्सियाँ मेज़ फर्श सभी सामान मौजूद था। यानी ये जो है एक कंपैरिजन कर रहा है अभी लिखने वाला भी और जो किरदार भी है। पंडित साहब जो है वो शायर, वो एक टीचर हैं, बट ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हिज प्रोफेशन। और उसके हमसाए जो हैं 2, एक हेड कांस्टेबल है और एक जो है सिहाना नवीस है, यानी एक अकाउंटेंट है। उनकी तनख्वाह उससे ज़्यादा नहीं है, मगर उनके घर पे जो आसाइश है, आरामदायक चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और पंडित जी कहीं ना कहीं जलते भी हैं और कहीं ना कहीं परेशान भी हैं कि मैं ये किस नौकरी में हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों जो है अपना पढ़ने लिखने में आ गया, पढ़ाई करने में आ गया। ये तो आगे बोलेगा उसरी की खेती है, यानी क्या नाम है इसका, बंजर खेती है, इस पे क्या मैं खेती कर रहा हूँ, मैं पढ़ा के लोगों को पैसा भी नहीं मिल रहा, आ रहे हैं तो जा रहे हैं पैसे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं मिल रहा। जबकि वो जो हेड कांस्टेबल साहब है उनके घर में मेज़ है, सब आसाइशें हैं, हाँ खिदमतगार हैं। खैर अब ये बेचारे इसी गिल्ट में है, आगे बढ़ते हैं। सारे मोहल्ले में उनका रौब गालिब था, यानी ये हेड कांस्टेबल साहब का या और वो मुंशी साहब का। उन्हें आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते, है ना, बिजनेसमैन उठकर सलाम करते। उनके लिए बाजार में ख़ास नर्क थे आने शेर की चीज़ टिके शेर पर लेते थे। लकड़ी ईंधन मुफ्त लकड़ी ईंधन मुफ्त शाम सवेरे उनके यहाँ आदमियों का मजमा रहता। तो ख़ास नर्क मतलब ख़ास तरह के प्राइसेस, तो उनके लिए स्पेसिफिक प्राइसेस थे, क्योंकि आप पुलिस वाला हेड कांस्टेबल है ना। ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तानी समाज में आज भी होता है, ठीक है ना। तो अफसाने का फन यही है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि क्रिटिक टू द सोसाइटी, है ना, ही इज क्रिटिकल टू द सोसाइटी, ही इज क्रिटिकल टुवर्ड्स द सोसाइटल बाउंडेशंस एंड रेगुलेशंस, बट एट द सेम टाइम वो प्रोग्रेसिव भी है। अब देखो आपको समझ आएगा अफसाना जब अपने इख्तिताम तक पहुँचेगा, जो हमने बोला था इब्तिदा हो, इर्तिका हो, खात्मा हो और फिर एक बसीरत आमेज़ बात भी हो। तो अफसाने की जो हमने डेफिनेशन देखी एक, उस पर पूरा पूरा खरा उतरेगा कौन, ये अफसाना प्रेमचंद साहब का। तो आने शेर की चीज़ें टिके शेर पर लेते, लकड़ी ईंधन मुफ्त शाम सवेरे उनके घर पे आदमियों का मजमा रहता। पंडित जी उनकी ठाट देख कर कढ़ते और तकदीर को कोसते। इल्म और लियाकत में लोग वो लोग उनकी पासिंग भी नहीं थे। उन्हें इतना इल्म भी न था कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है या आफताब ज़मीन के गिर्द, ताहम वो चयन करते थे। वो लोग कभी कभी अजराह तरहुम पंडित जी को के साथ हमसायगी के हक अदा किया
किया करते, कभी सैर आधा सेर दूध भिजवा देते। यानी पंडित जी को पता थी कि ये लोग तो जाहिल है, ये इंस्पेक्टर साहब और ये जो भी सहाना नवीस है, यानी ये अकाउंटेंट है, इनके पास पैसा तो है, ये पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, इनके पास आराम तो है, मगर इनके पास दिमाग नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ये वजह भी थी कि पंडित जी परेशान है। पंडित जी बोल रहे हैं कि इनको पता नहीं है कि सूरज धरती के इर्द गिर्द घूमता है या धरती सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। अगर मैं पूछ लूँ, इनको पता नहीं चलेगा, इनको पता ही नहीं होगी। मगर कहीं ना कहीं उनको कड़वाहट, उनको इस बात की ठेस है, इस बात का दर्द है कि इनकी बड़ी इज्जत है मोहल्ले में, लोग बड़ा इनको सलाम करते हैं, इनका चमचागिरी करते हैं, सस्ते दामों में इनको चीज़ें देते हैं, है ना, तो उठ उठ कर सलाम करते हैं। तो मेरी नौकरी तो बेकार है, मैं फालतू का ये टीचर वीचर बन गया हूँ मेरी तरह, तो कुछ काम का नहीं करूँगा मैं, ऐसे ही है, चल रहा है सब। तो और इनके साथ क्या था, हमसायगी में पंडित जी पर भी ये इनायत ये करते थे कि कभी शेर डेढ़ शेर दूध जो है पंडित जी के घर भिजवा देते थे। मगर इसके इवज जो पंडित जी हैं, पंडित जी को ठाकुर साहब के 2 और मुंशी जी के 3 लड़कों, ठीक है, की निगरानी करना पड़ती। ठाकुर साहब फरमाते, पंडित जी ये लड़के हरदम खेला करते हैं, जरा इनकी तंबी करते रहें। मुंशी जी कहते थे, ये लोंडे आवारा हुए जाते हैं, जरा इनकी निगरानी क्या कीजिए। ये फरमाइश ऐसे मुरबियाना लहजे में की जाती थी कि गोया पंडित जी उनके जर खरीद गुलाम हैं। तो अब मसला क्या है, मसला ये हो गया कि पंडित जी, क्योंकि हमसायगी है ना, हमसाए हैं एक दूसरे के, तो पंडित जी तक से डेढ़ से दो दूध, कभी तरकारी, कभी कुछ भिजवा रहे हैं। कौन? कभी कांस्टेबल साहब भिजवा रहे हैं, कभी सहाना नवीस साहब भिजवा रहे हैं जो हमारे हैं। मगर उसके बदले में उनसे क्या चाह रहे हैं वो, कि उनके 2 बेटे जो कांस्टेबल साहब हैं और जो हमारे मुंशी जी हैं, उनके 3 बेटे, उन पर नज़र रखने का काम किसको सौंपा गया है? पंडित जी को। तो पंडित जी पर ऐसी जिम्मेदारी आयद की गई है कि जैसे पंडित जी जो हैं वो उनके जर खरीद गुलाम है, यानी उन्होंने खरीद लिया है उसको और गुलाम बना के रखा है। पंडित जी दिल को महसूस कर रह जाते, मगर उन्हें नाराज न कर सकते थे। उनकी बदौलत कभी कभी दूध के दर्शन हो जाते थे। महज इतना ही नहीं, 2 बाजार से खास नर्क पर जिन्स लाते। इसलिए बेचारे इस तहक्कुम को जहर के घूंट की तरह पीते थे। अब क्योंकि पंडित जी अपना फायदा देख रहे हैं, पंडित जी बोल रहे हैं कि इसी बहाने मेरे को चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, है ना, इसी बहाने मेरे घर दूध आ रहा है, कभी तरकारी आ रही है, कभी कुछ आ रही है। अरे जैसे चल रहा है चलने दो, मैं इनका दिल नहीं दुखाता हूँ, मैं करता हूँ ये काम, कोई मसला नहीं है, मैं नज़र रखता हूँ। तो उनका न दिल दुखाया, तो इन सारी बातों को वो जहर का घूंट समझकर पी जाते हैं। उन्होंने इस सीगे से निकलने के लिए कोई उठाना रखी थी, दरख्वास्तें दी, अफसरों की खुशामद की, मगर मुराद पूरी न हुई। हाँ, इतना था कि बददिली का असर मनसबी कामों पर न होने देते, तालीम में गफलत न करते, दिल लगाकर पढ़ाते। इससे इनकी अफसर खुश होते, साल में कुछ इनाम देते थे और तरक्की का जब भी कभी मौका मिलता उनका खास ख्याल रखते। लेकिन इस सीगे की तरक्की उसरी की खेती है। तो कहने की बात है कि जो पंडित जी बोल रहे हैं कि पंडित जी ऐसे तो देखिए, वो चाहते तो हैं इस डिपार्टमेंट से निकलना, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने दरखास्तें भी लिखी, उन्होंने अपने सुपीरियर्स को भी लिखा कि मैं रिजिग्नेशन देना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो, जाने नहीं दे रहे उसको। मगर पंडित जी बेदिल नहीं हुए हैं, यानी उनको पता है कि वो छोड़ना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई से आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। वो बच्चों को पढ़ाने में कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम जो है ईमानदारी से कर रहे हैं। मगर उनके दिल में है कि ये बेकार डिपार्टमेंट है, यहाँ ना पैसा है, ना इज्जत है, ना कुछ है, बेवजह मैं यहाँ बैठा हूँ। बट ये है कि दैट इज़ नॉट मेकिंग हिम क्या, कि वो अपने एफर्ट्स कम कर दे पढ़ाने में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा था कि उनके जो अफसर थे, उनके जो सुपीरियर्स थे, उनको पंडित जी की ये अदा बहुत पसंद थी, और उसकी वजह से उनके जो है अप्रिसिएशन हमेशा होते रहते थे। मगर पंडित जी क्या बोलते हैं, पंडित जी कहते हैं कि ये उसर की खेती है, यानी बंजर खेती है, ये डिपार्टमेंट, ये सीगा
बंजर खेती है। बड़े भाग बड़े भाग से हाथ लगी है। वहाँ कस्बे के लोग उनसे खुश थे और मदरसे के लड़के तो उन पर जान देते थे। कोई आकर उनका पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लेता। पंडित जी इसको गनीमत समझते थे, मगर एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो इस नौकरी को गनीमत भी जान रहे थे, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिली थी। और ये था कि देहात में जो उनका गांव था वहाँ उनकी इज्जत बहुत थी, क्योंकि पढ़ाते हैं, मुदर्रिस हैं। और उसके अलावा बच्चे उन पर जान छिड़कते कि सर 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 सर, है ना, जैसे आप लोग मुझ पे जान छिड़कते हो या बाकी टीचर्स भी जान छिड़कते हो। तो ये आप लोगों की मोहब्बत ही है कहीं ना कहीं जो हमें बांधे रखती है। तो इसी तरह जो ये सब चीज़ें हैं, इन पंडित जी को इस प्रोफेशन से बांधे रखती हैं। एक बार सावन के महीने में मुंशी जी, अब क्या हुआ, इनके जो असली मसला पेश आया, जहाँ से आप कहानी में ट्विस्ट आया, वो ये आया कि एक बार सावन का महीना है, यानी मानसून चल रहा है। मुंशी जी और ठाकुर साहब ने अयोध्या, यानी अयोध्या जिसको हम आज के ज़माने में कहते हैं, अयोध्या की यात्रा, यानी जिसको हम कहेंगे पिलग्रिमेज, हाँ, जैसे हम हज पे जाते हैं मुस्लिम लोग, वैसे ही यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, जो भी है, यात्रा का की इसलाह सलाह हाँ सलाह सॉरी सलाह की। दूर का सफ़र था, माँ अयाल के जाना चाहते थे। दोनों असहाब ने एक एक हफ्ते के रुखसत ली और पंडित जी को साथ ले चलने पर मजबूर किया। ये दुबदा में थे, लेकिन दुबदा यानी कन्फ्यूजन में थे पंडित जी। लेकिन जब उन लोगों ने सफ़र खर्च का जिम्मा ले लिया, तब इनकार की गुंजाइश न रही। यानी ये जो मुंशी जी और आपके कांस्टेबल साहब हैं, ठाकुर साहब, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सावन में इरादा किया कि चलो अयोध्या जो है, हम अयोध्या जाते हैं, हम दर्शन करके आते हैं। और अब अहलो अयाल के साथ जाना था, यानी अपने घर वालों के साथ जाना था। तो एक हफ्ते की छुट्टी ली और पंडित जी को ज़बरदस्ती साथ लेके गए। पंडित जी ने इनकार किया, बहुत बहुत दुविधा में थे, बहुत कन्फ्यूजन में थे। बट पंडित जी को जब ये बोला कि पैसा हम देंगे, हम खर्चा देख लेंगे, तो पंडित जी के पास अब इनकार की गुंजाइश रही नहीं, तो पंडित जी को जाना पड़ा। ठीक है ना। अयोध्या की यात्रा का ऐसा अच्छा मौका पाकर क्यों कर रुकते। उनको भी लगा कि चलो मेरा इसी बहाने मेरा हज हो जाएगा मुफ्त में, हाँ, मैं जियारत कर लूंगा। बिल्होर से 1 बजे रात को गाड़ी छूटती थी। आसमान पर काली घटा छाई हुई थी, इसीलिए सरे शाम ही स्टेशन पर आ गए। यहाँ आज मेले के सबब से भीड़ थी। और अब जब ये बस के लिए निकले, बिल्होर से बस निकलती थी और ऑलरेडी जो है बारिश की घटा छाई हुई है, तो ये पहुँचे गाड़ी के लिए, पहले ही पहुँच गए। मगर मसाला ये पेश आया कि मेले की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जब गाड़ी आई तो धक्कम धक्का शुरू हुई। आगे गया कोई पीछे। पंडित जी और ठाकुर साहब आगे निकल गए, मुंशी जी पीछे रह गए। इस आफत में कौन किस का रास्ता देखता, अलग अलग डब्बू में जा बैठे, यानी अलग अलग डब्बू में जा बैठे। जिस कमरे में ठाकुर पंडित, क्योंकि भीड़ थी, अफरा तफरी हो गई, वो 2 अलग हो गई, ये एक बंदा अलग हो गया। यानी जो आपका अकाउंटेंट साहब है वो एक तरफ चले गए, और ठाकुर साहब और मुंशी जी ठाकुर साहब और पंडित जी जो है वो एक डब्बे में एक साथ चले गए। जिस कमरे में ठाकुर और पंडित जी घुसे यानी अंदर गए, उसमें सिर्फ 4 आदमी थे। इनमें 2 बैठे थे, 2 लेटे हुए थे। ठाकुर साहब ने एक आदमी से करखत यानी सख्त लहजे में कहा, उठ बैठो जी, देखते नहीं हो हम लोग खड़े हैं। तो ठाकुर साहब क्योंकि पुलिस में थे, है ना, रौब था, चौड़ थी, इन्होंने गुस्से ट्रेन ने बोला कि ओ भाईजान उठ जाओ, क्या कर रहे हो, हम खड़े। मुसाफिर लेटे हुए बोला कि क्या बोला, क्यों उठ बैठे जी, कुछ तुम्हारे बैठने का ठेका लिया है। ठाकुर साहब, क्या हमने किराया नहीं दिया है। मुसाफिर, जिसे किराया दिया है उससे जाकर मांगो। ठाकुर, जरा होश से बातें करो, इस डब्बे में 10 आदमी के बैठने का हुक्म है। मुसाफिर, ये थाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। ठाकुर ने गौर से देखकर पूछा, तुम कौन हो। मुसाफिर, हम वही हैं जिस पर आपने खुफिया फरोशी यानी सिक्रेसी या जासूसी का इल्ज़ाम लगाया था, जिसके दरवाजे से आप 50 रुपये लेकर टले थे। तो अब क्या हुआ, चैप्टर यहाँ खुल गया खराब। अब ये जिस ट्रेन के डब्बे में घुसे, उस ट्रेन के डब्बे में 4 बंदे, बैठने की जगह 10 की, मगर जो बंदा लेटा हुआ है वो बंदा जो है एक बेचारा शख्स है जिसको ठाकुर साहब ने एक्सप्लॉइट किया है अपने थाने में।
और ठाकुर साहब ने क्या किया, ठाकुर साहब ने उस पर इल्ज़ाम लगाया है जासूसी का, और उससे 50 रुपए की रिश्वत ली है। तो ये बंदा तो अब खिसका हुआ है, इसने ठाकुर साहब को देख लिया आज थाने के बाहर, तो ठाकुर साहब की आज कोई खैर नहीं। और ठाकुर साहब इज ऑन द अदर हैंड इस टाइम, अदर एंड पे, यानी ठाकुर साहब ऑपोजिट साइड पे है और ये बंदा इस साइड पे। ठाकुर आहा आप पहचाना, मगर मैंने तो रियायत की थी। अब ठाकुर साहब को बोल रहे हैं कि अच्छा हाँ मैंने आप पहचाना तुम्हें, कि ठीक ठीक तुम्हारे साथ ऐसा मसला हुआ था, मगर मैंने तो रियायत की थी, मैंने तो तुम्हें कम किया था, मैंने तो कम तुमसे पैसा लिया था, है ना। अगर चालान कर दिया तो तुम सजायाब हो जाते। अगर मैं तुम्हें चालान कर देता, अगर मैं तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट लिख देता, जैसे आज भी पुलिस वाले करते हैं, अगर मैं एफआईआर लिख दूंगा तो तुम थाने ही जाओगे। अब तुम पैसे दो या तो, है ना, यही होता है रिश्वत। मुसाफिर मैंने भी तुम्हारे साथ रियायत की है, अगर धकेल देता तो तुम गाड़ी से नीचे चले जाते। तो मुसाफिर ने भी सख्ती से बोला कि मैं भी रियायत कर रहा हूं कि तुम्हें फेंक नहीं रहा हूं इस गाड़ी से बाहर, वरना तुम्हें फेंक देता। दूसरा लेटा हुआ मुसाफिर जोर से कह के मारकर हंसा और बोला, क्यों जनाब दरोगा जी, मुझे क्यों नहीं उठाते। ठाकुर साहब गुस्से से लाल हो रहे थे, मगर इस वक्त बुरे फंसे थे। हालांकि वो मजबूत आदमी थे, लेकिन वो दोनों भी कवि हैकल यानी हट्टे कट्टे लोग थे। वो दोनों बंदे भी हट्टे कट्टे थे जो सामने लेटे हुए थे। सख्ती से काम न लेते देखकर मुलायमत से बोले, तुम ही उठ जाओ। संदूक नीचे बेंच पर रखा, बेंच पर रखा, इसे नीचे रख दो, बस जगह हो जाएगी। तो अगला बंदा जो लेटा हुआ है वो मजे लेने लग गया ठाकुर के, वो हंसने लग गया, हा हा हा, कि ठाकुर साहब आज आपकी सारी गर्मी वर्मी उतर गई, तो मुझे नहीं उठा रहे हो आप। तो ठाकुर साहब को समझ आया कि भैया ये मार से तो मानेंगे नहीं, और ये दो बंदे हैं, ये मेरी मारपीट कर देंगे यहीं। तो इनने क्या किया, इन्होंने मुलायमत इख्तियार की, यानी नरमी से बोला कि भाईजान थोड़ा सा आप ही उठ जाओ, आप थोड़ा बना लो जगह, ये डब्बा वब्बा उधर कर दो, कुछ कर दो। तो मुसाफिर, और आप ही क्यों ना नीचे बैठ जाएं, इसमें कौन सी मशकियत है, मशकियत मारी जा रही है, ये थाना मशकियत यानी इज्जत आबरू, हाँ थोड़ी है कि रौब में फ़र्क आ जाएगा। तो इसमें कौन सी दिक्कत है, इसमें कौन सी तकलीफ है कि आप नीचे बैठ जाओ, आप ही नीचे बैठ जाओ ज़मीन पे, आप फर्श पे बैठ जाओ, ये थाना थोड़ी है कि आपका रौब कम हो जाएगा। हाँ, ये यानी तंज कर रहे हैं ठाकुर साहब को। ठाकुर, क्या तुम्हें भी मुझसे कोई अदावत है या तुम्हें मुझसे कोई जिद है। मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी। मुसाफिर, आपने मेरी सूरत न देखी हो, लेकिन आपके डंडे ने देखी है। इस मेले में आपने मुझे कई डंडे रसीद किए हैं, यानी इसी जो फंक्शन हो रहा है, जो मेला था, उस मेले में आपने मेरी सूरत तो नहीं देखी, मगर आपके डंडे ने मेरी सूरत देखी, आपने मुझे डंडे मारे हैं, रसीद किए हैं। इस वक्त आपका थाना आपके थाने के कांस्टेबल का एक फौज थी। मैं मार खाकर जब्त कर गया, लेकिन जख्म अभी दिल पर ताज़ा है। इसकी दवा की तलाश में उसी दिन से कर रहा हूँ। पारे आज मौका मिला है, मैं भी ठाकुर हूँ, आपसे इज्जत में, हैसियत में, खानदान में हीटा नहीं, कम नहीं। खामोश बैठ जाइए, वरना शायद मेरे सर पर शैतान सवार हो जाए। और ये बंदा जो है, ये तो खून ही खोल रहा है इसका। ये बंदा बोल रहा है कि तूने मुझे पीटा है, तूने मुझे मेले में पीटा है, तू मुझे जानता तो नहीं है, मगर तेरा डंडा मुझे जानता है, और मैं जो हूँ, मैं भी ठाकुर हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक अजीब ये जो मुकालमा है, ये मुकालमा रूह है इसकी, इस अफसाने की, जिसको हम डायलॉग कहते हैं। देखिए हर चीज़ मुसन्निफ हर चीज़ खुल के बोलना ये ज़रूरी नहीं होता। अब देखिए इसने जो एक मुकालमा यहाँ डाला है ना कि आपसे इज्जत में, हैसियत में, खानदान में हिटा नहीं हूँ, यानी ये जो वो कास्टिज्म हमारे इंडिया में है ना, उसकी तरफ थोड़ा सा इशारा किया है, जो एक सोशल इवल काम करता है, कि ये ज़ात पात, ये वो है ना, जिसको हम कहते हैं छुआछूत का जो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं ये वो इशारा भी कर रहा है अपने, इम्प्लिसिटली मैंशनड है ये, है ना। आपने अफसाना पढ़ा तो उस दौर की का नक्शा ही खिंच गया ना आपके सामने, कि किस तरह के आइडियाज़ उस टाइम पे जो है प्रेवलेंट हैं। तो इस तरह का आइडिया उस टाइम पे प्रेवलेंट होगा, जो अभी भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में नज़र आता है, कि मैं ठाकुर हूँ और तुम बनिए हो, ये क्षत्रिय है, वो वैश्य है, तो वैसे ही है। तो वो चीज़ नज़र आ रही है हमें साफ। खामोश बैठ जाइए, वरना जो अब ये बंदा, इसके सर पे खून खोला हुआ है, इसने बोला कि भैया अगर तुम बैठ गए, नहीं बैठे चुपचाप, तो देख लो मैं हाथ छोड़ दूंगा, मेरा दिमाग ख़राब है, तुमने मुझे पीटा है, जख्म अभी मेरा ताज़ा है, मेरा ज़्यादा दिमाग खुल गया तो मैं तुम्हें खोल दूंगा तुम्हें यही खोल दूंगा।
मेरे सर पे शैतान ना सवार हो जाए। पंडित जी अब तक खामोश थे, दिल में कांप रहे थे कि कहीं मारपीट ना हो जाए। पंडित जी जो साथ हैं ठाकुर साहब के, वो परेशान है, वो बोल रहे हैं कि ऐसा ना हो मारपीट हो जाए। मगर ना हो जाए तो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा। तो पंडित जी बोल रहे हैं कि ऐसा ना हो कि अगर मारपीट हो गई, ये ठाकुर तो मरेगा ही, ये मुझे भी साथ मारेगा, यानी गेहूं के साथ घुन भी घुन घुन के साथ गेहूं भी पिस जाए, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा, यानी जो बोलते हैं ना, दो हाथियों की लड़ाई में घास ही पिस जाती है, वही बात है। मौका पाकर ठाकुर साहब को समझाया। ठाकुर ने तरह देने में खैरियत समझी, यानी ठाकुर भी शांत हो गया। जो ही तीसरा स्टेशन आया, उन्होंने इस कमरे से बीवी बच्चों को निकाला। उन दोनों शैतानों ने उनके असबाब उठा उठा कर फेंक दिए। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे, एक ने उन्हें ऐसा धक्का दिया कि बेचारे औंधे मुंह प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। गार्ड से फरियाद करने दौड़े थे कि इतने में इंजन ने सीटी दी, जाकर अपनी अपनी जगह बैठ गए। तो मसला ये हुआ कि अब तीसरा स्टेशन आया तो ठाकुर साहब को सामान समेत नीचे फेंका गया। उन लोगों ने फेंका, ऐसा धक्का दिया कि वो औंधे मुंह गिरे। और जैसे ही फरियाद गार्ड से करने लगी तो स्टेशन की ट्रेन की घंटी बजी और वो जाके अपनी जगह बैठ गए। ये वही दो लोग थे जिनको जिनको रंजिश थी, किससे? आपके ठाकुर साहब से। इधर उधर मुंशी मुंशी बिजनाथ बिजनाथ उन मुंशी मुंशी बिजनाथ की इससे भी बुरी हालत थी। यहाँ वहाँ तो हालत और ही खराब थी। सारी रात जागती गुजर गई, जरा पैर फैलाने की भी जगह न थी। जेब में शराब की बोतल रख ली थी, यानी ये दारू लेके चले गए थे, साथ तीर्थ पे जा रहे थे। हर स्टेशन पर स्टीम तेज कर लेते, यानी हर स्टेशन पे खुद को रिचार्ज कर लेते, फुल पावर। मामला मामूल से ज़्यादा पी गए, यानी अब जब ज़्यादा पी ली, ओवरडोज हो गया, तो क्या हो गया? एक तो शराब का नशा, उस पर जगह की तंगी, हाजमे का फितूर पड़ गया, पेट में दर्द होने लगा। बेचारे बड़ी मुश्किल से फंसे, कहीं हिलने की जगह न थी। इस हाल के आसार नजर आने लगे, यानी डहेरिया यानी दस्त होने शुरू हो गए। ऊपर से जगह नहीं है बैठने की, दारू पी रखी है बहुत ज़्यादा, पेट में मरोड़ हो रहे हैं, तो ये सारी बीमारियां एक साथ हो गई। यहाँ से दस्त भी शुरू हो गई, जगह भी नहीं है। ठीक है, लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह जब्त किया, मगर और आगे कराए जब्त कर याराए जब्त न रहा, यानी लखनऊ तक तो बर्दाश्त कर लिया, उसके आगे अब बर्दाश्त, अब मैं नहीं रोक सकता इस प्रेशर को, अब मैं छोड़ूंगा, मैं मर गया। एक स्टेशन पर उतर पड़े, खड़े न हो सकते थे, प्लेटफॉर्म पर लेट गए। बीवी भी घबरा कर उतर पड़ी, खींच खांच के असबाब उतारा, जल्द में ट्रिंग ट्रिंक उतारना भूल गई। ट्रिंक यानी पर्स, कहीं ना कहीं। दरोगा जी ने जमीन पर लेटे देखा तो समझ गए हजरत जाती कर गए। तो दरोगा जी ने जब इनको देखा कि ये बंदा टल्ली होकर जमीन पर लेटा है, तो वो समझ गए कि इसने बहुत ज्यादा पी ली है। मुरवत ने उतरने पर मजबूर किया, और उसी वजह से मुरवत अफेक्शन या हमदर्दी ने क्या हुआ, ठाकुर साहब को मजबूर किया, और ठाकुर साहब भी अ, वहीं पड़ाव डाल दिए, वहीं उतर गए ट्रेन से। देखा तो मुंशी जी की हालत अबतर थी, यानी बहुत खराब थी। बुखार, तशंजी यानी नसों का खिंचना, पेट में मरोड़, कै उल्टी जिसको हम कहते हैं, दस्त यानी डहेरिया, बड़ी तशवीश हुई, यानी बहुत परेशानी हुई। स्टेशन मास्टर ने समझाया कि हेज़ा हेज़ा हो गया है, हेज़ा एक बीमारी है। तो स्टेशन मास्टर को लगा कि हेज़ा हो गया है, इसको दस्त हो रहे हैं, उल्टियाँ हो रही हैं, तो भैया जी निकालो इसको। हुक्म दिया कि मरीज को अभी बाहर ले जाओ, स्टेशन से बाहर ले जाओ। दरोगा जी ने हर चंद मिन्नत समाजत की, यानी हाथ पांव जोड़े, मगर उन्होंने एक न सुनी। मजबूरन लोग मुंशी जी को स्टेशन के अहाते से बाहर एक दरख्त के नीचे लाए, यानी अब फाइनली क्या हुआ, इसको बाहर लेके ही आना पड़ा स्टेशन से। मुंशायन यानी मुंशी जी की बीवी, मुंशायन इसका फीमेल वर्जन है, देखिए। मुंशायन रोने लगी। अब हकीम साहब और डॉक्टर साहब की तलाश हुई। वहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक शिफाखाना था, मगर डॉक्टर का काम कंपाउंडर से लिया जाता था। यह हमारे हिंदुस्तान में आज भी होता है कि डॉक्टर साहब बोलेंगे कंपाउंडर को, और उसको बना देंगे डॉक्टर, डिग्री उसके पास होती नहीं है। स्टेशन के मुलाजमों ने से मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब भी बिल्होर ही के रहने वाले
है। लोगों को तस्कीन हुई, दरोगा जी शिफा खाने की तरफ दौड़े। तो इनको पता चला कि बिल्हौर के रहने वाले हैं। कौन? जो डॉक्टर यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, वो भी जो है आपके बिल्हौर का ही रहने वाला है। तो कंपाउंडर से सारी कैफियत बयान की और अब तो ये खुश हो गए, बोला कि आपने यहाँ कहा है डॉक्टर यहाँ, तो चलते हैं, है ना। खुशी खुशी गए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपाउंडर से सारी कैफियत बयान की, कहा कि आप ज़रा चलकर उन्हें देख लीजिए। उनका नाम था चोखेलाल, और चोखेलाल जो क्या था, डॉक्टर का नाम था। अ, रुखाई से बोले, सुबह के वक्त बाहर जाने का हुक्म नहीं है, मैं सुबह सुबह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छोड़ के नहीं जा सकता। दरोगा जी, तो क्या मुंशी जी को यहीं ले आए? दरोगा जी ने बोला कि मुंशी जी को यहीं। चोखेलाल, आपका जी चाहे तो ले आइए। ठाकुर साहब ने दौड़ धूप करके एक डोली का बंदोबस्त किया, मुंशी जी को लाद कर शिफाखाने लाए। जूं ही बरामदे बरामदे यानी जिसको हम बोलते हैं ब्रांद, ब्रांद, बरामदा है असल में। बरामदा मतलब आंगन, बरामद होना, बरामदा या बरामदे, हाँ, आंगन जिसको हम बोलते हैं। हाँ, बरामदे में कदम रखा। चोखेलाल ने डांट कर कहा, डोली नीचे रखो, हेजे के मरीज को ऊपर ऊपर लाने का हुक्म नहीं है। बीजनाथ बेहोश तो थे नहीं, आवाज सुनी, पहचाना, अरे ये तो चोखेलाल है। चोखेलाल है, क्यों भाई, मुझे पहचानते हो? तो बीजनाथ साहब बेहोश तो थे नहीं। जैसे ही उन्होंने ये सुना कि कोई जो हकीम है या जो कंपाउंडर है वो बोल रहा है कि भैया हेजा का मरीज है, इसको नीचे रखो, यहाँ ऊपर लाना अलाउड नहीं है, तो वो उसने आवाज़ पहचान ली। उसने आवाज़ पहचानी और बोला कि ये तो भाई चोखेलाल है, मेरे नाम आवाज़ सुनी है इसकी। तो चोखेलाल साहब को कहा कि बोला, अरे चोखेलाल, तुम हो, तुमने मुझे पहचाना है? मुझे नहीं पहचाना? अच्छा, चोखेलाल ने कहा, जी हाँ, खूब पहचानता हूँ बीजनाथ, पहचान कर भी इतनी बेमुरवती मेरी जान निकल रही है, देखिए तो मुझे क्या हो गया है। चोखेलाल, देख लूंगा, मेरा काम ही क्या है, मेरा काम ही क्या, फीस निकाल लिए। तो बीजनाथ की अब हालत खराब है। उन्होंने देखा चोखेलाल को बोला कि मेरी हालत खराब है, कि अब मुझे पहचानते हो, मुझे पहचानने के बाद भी इतनी बेमुरवती, इतनी बेरहमी से तुम मेरे से बात कर रहे हो। चोखेलाल ने बोला कि भैया, मेरा काम यही है, इलाज करना ही, तुम पैसे निकालो, पैसे पैसे निकालो। दरोगा जी गुस्से से बोले, शिफाखाने में कैसी फीस? जनाबे मन, चोखेलाल, वैसी ही जैसी इन मुंशी जी ने मुझसे वसूल की थी जनाबे मन। दरोगा जी, आप क्या फरमाते हैं, ये गरीब यहाँ क्या करने आए? दरोगा जी, आप क्या फरमाते हैं, ये गरीब यहाँ क्या करने आए? चोखेलाल जी, आप नहीं समझते, मेरा वतन बिल्हौर है, वहाँ मेरी थोड़ी ज़मीन है, उसका लगान दाखिल करने जब तहसील में जाता हूँ तो मुंशी जी डांट कर अपना हक वसूल लेते हैं। तो जनाब, कभी कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, है ना, मतलब टिट फॉर टैट, अलहुरी बिल्हुर। इस वक्त मेरी बारी है, मेरी फीस की 10 रुपए निकालिए, वरना अपनी राह लीजिए। चोखेलाल ने बोला कि इसको मैं ऐसे जानता हूँ, ये इतना कमीना शख्स है, मेरी बिल्हौर में ज़मीन है और उसका जब मैं तहसील में जाता हूँ तो यही जो मुंशी जी है, ये डांट डपट के मेरे से अपना हिस्सा जो है वसूल करते हैं, और आज मेरी बारी है। आज नाव जो है वो गाड़ी पर है, पहले गाड़ी नाव पर थी, आज मैं नहीं मानूंगा, आज मैं वसूल करूंगा, 10 रुपए दो वरना निकल जाओ, मैं इलाज नहीं कर रहा। दरोगा जी ने मुंशाइन से रुपये मांगे, तब उसने बक्स की याद आई, छाती पीट ली और रुपए उसी में रखे थे। दरोगा जी भी वाजबी खर्च ले चले थे, किसी तरह 10 रुपए निकाल कर चोखेलाल की नजर किए। तो मुंशाइन को बोला कि पैसे दो। मुंशाइन देखी कि वो डब्बा ही ट्रेन में छोड़ दिए जल्दबाजी में, क्योंकि वो जल्दबाजी में ट्रेन से उतरे थे। तो दरोगा जी भी एक बजट लेके चले थे, मखसूस खर्च लेके चले थे। तो मुश्किल से 10 रुपए निकाले और दिए चोखेलाल को। चोखेलाल ने उन्होंने दवा दी। दिन भर कुछ अफाका ना हुआ, दिन भर कोई फ़र्क नहीं आया, मगर रात को कुछ तबीयत संभली। दूसरे दिन फिर दवा की ज़रूरत हुई, यानी दिन भर तो कुछ नहीं हुआ, रात को थोड़ी फ़र्क हुई, उनकी तबीयत में थोड़ा डिफरेंस आया, और अगले दिन फिर दवा की ज़रूरत पड़ी। दरोगा जी बहुत मिन्नत की, लेकिन चोखेलाल ने एक ना सुनी। फिर से दरोगा जी ने पैर पड़े कि भाई दे दो दवाई वही वगैरह, मगर चोखेलाल ने बोला कि मैं नहीं दे रहा। आखिर मुंशाइन ने एक जेवर को 20 रुपए से कम, जो कम का न था, बाजार में बेचा गया। तब चोखेलाल ने दवा दी। शाम तक मुंशी जी चंगे हो गए। यानी
चोखेलाल ने भी माना नहीं, उसने पूरी कसर पूरी की, उसने बोला कि नहीं पैसे नहीं दोगे मैं नहीं दूंगा दवाई आज। और उसकी वजह से मुनशाइन जो है उसको अपना एक जेवर भी बेचना पड़ा, और वहाँ से जो पैसे आए वो उन्होंने चोखेलाल को दे दिए, और दवा लेके जो मुंशी जी हैं एकदम चंगे हो गए, भले हो गए। अयोध्या में पहुंचकर ये लोग कयाम गाह की तलाश करने लगे। अब फाइनली ये सफ़र ख़त्म हुआ। अब ये सारी मशक्क़त प्रॉब्लम्स होने के बाद, ये सारी बीटियाँ होने के बाद क्या हुआ, अयोध्या पहुँचे। अयोध्या में क्या हुआ कि क़याम की जगह, रहने की जगह ढूंढते रहे। पंडित के पन्नू के यहाँ मुतलक जगह न थी, पन्नू के यहाँ मुख्तलिफ जगह न थी, सारी बस्ती में घूमे, कहीं जगह न मिली। आखिर ये सलाह ठहरी कि किसी दरख्त के नीचे डेरा जमाना चाहिए, लेकिन दरख्तों के नीचे भी जहाँ जाते थे यात्री लोग पड़े मिलते थे। यानी अभी अभी अयोध्या पहुंचे तो इन्होंने अकोमोडेशन का सोचा, और अकोमोडेशन में जगह कहीं मिली नहीं, तो भटकना शुरू किया इधर उधर। और मशवरा ये आया कि आप पेड़ों के नीचे ही सो जाते हैं, लेट जाते हैं कहीं। मगर पेड़ों के नीचे भी जहाँ जाते वहाँ लोग मिल जाते, वहाँ यात्री सोए हुए हैं। मजबूर होकर खुले मैदान में रेत पर बिस्तर वगैरह लगाए। यानी फाइनली क्या किया, बोला पेड़ वेड़ के नीचे भी जगह नहीं मिल रही, एक काम करो चलो खुले मैदान में ही अब चलो, और खुले मैदान में ही लेट जाते हैं। बिस्तर बिस्तर लगाया और लेट गए। इसके सिवा और कोई तदबीर न थी, इसके अलावा कोई प्लान ही नहीं था। लेकिन लेटने भी ना पाए थे कि बादल गिर आए गिर आए मूसलाधार मूसलाधार पानी बरसने लगा, बिजली कौंधने लगी, गरज सुनकर लड़के चीखने लगे, औरत का कलेजा कांपने लगा। किसी जाए पनाह की तलाश हुई। तीनों आदमी इधर उधर मजबूर निगाहों से देखते रहे। तारीकी में कुछ न सूझा था, पछता रहे थे कि नाहक आए, न जाने क्या होने वाला है। तो अभी लेटे ही थे कि जो सावन का मौसम था ही, बादल आए और उन्होंने जो है इनकी जो है वाट लगा दी, उनको पूरा भिगा दिया, है ना। बहुत तेज बारिश हुई, कलेजा फटने को आ गया। अब ये पछताने लग गए कि हम अयोध्या आए ही क्यों, बेड़ा ही गर्क हो गया हमारा, हम क्या करने आए हैं, पता नहीं क्या मुसीबत आ गई हमारे साथ। दफातन एक आदमी लालटीन लिए नदी की तरफ आता नजर आया। वो करीब पहुंचा। पंडित जी उसके पास जाकर बोले, क्यों भाई साहब, यहाँ कहीं मुसाफिर के ठहरने की जगह न मिलेगी? वो आदमी रुक गया, गौर से पंडित जी की तरफ देखकर बोला, आप पंडित चंद्रधर तो नहीं है? तो पंडित जी ने एक बंदे को देखा लालटीन लेके चल रहा है अंधेरे में, बोला कि भाईजान यहाँ कहीं है जगह वगह नॉर्मली? तो पंडित जी को गौर से उसने देखा, बोला आप पंडित धर तो नहीं है? बोला हाँ पंडित धर ही हूँ मैं। वो आदमी रुका। पंडित जी खुश होकर बोले, जी 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 हाँ, मगर आप मुझे क्यों कर जानते हैं? उस आदमी ने अदब से मुंशी जी के पैरों पर सर झुकाया, इज्जत दी और बोला, मैं आपका पुराना शागिर्द हूँ, मेरा नाम कृपाशंकर है। कृपाशंकर है, मेरे वालिद कुछ दिनों बिल्हौर में डाक मुंशी रहे थे, उन्हीं दिनों में आपकी खिदमत में था। यानी मैं हुजूर, मेरे वालिद का तबादला बिल्हौर हुआ था, तो उन दिनों मेरा नाम कृपाशंकर है, मैं उन दिनों आपकी सोहबत में था, यानी आपकी शागिर्दी में था। पंडित जी को भी फौरन याद आ गया, बोले, ओ हो तुम कृपाशंकर हो, उस वक्त तो तुम दुबले दुबले पतले दुबले, देखिए दुबले नहीं लिखा है, दुबले लिखा है, दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के होंगे। कृपाशंकर, जी हाँ, 9वां साल था। मैंने वहाँ से आकर अंग्रेजी पढ़ी, अब यहाँ म्यूनिसिपैलिटी के मैं नौकर हूँ। कहीं आप तो अच्छी तरह कहिए आप तो अच्छी तरह रहे, बड़ी खुशनसीबी है, आपके दर्शन हो गए। क्या आपके बाल बच्चे साथ हैं? तो इसने अब इसको बोला कि मैंने आपके वहाँ से आने के बाद, 9 साल की उम्र मेरी तब थी, वहाँ से मैं आया, मैंने अंग्रेजी पढ़ी और मैं म्यूनसिपल काउंसिल में नौकर हो गया, यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। और आप बताइए आप कैसे हैं? मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे आपके दर्शन हो गए, है ना। अब भगवान का रूप है, कहीं ना कहीं उस्ताद की इज्जत होती ही है। और ये पूछा कि आपके बाल बच्चे भी क्या आपके साथ हैं? तो उन्होंने फरमाया कि पंडित जी ने बताया कि नहीं, ये तो मैं तो अकेला हूँ, यानी मैं अकेला आया हूँ, लेकिन मेरे साथ दरोगा जी और सिहाना नवीस साहब बाल बच्चों के साथ हैं। कृपाशंकर, कुल कितने आदमी हो? कृपाशंकर ने पूछा कि मुझे बताओ कि टोटल आप कितने लोग हो? पंडित जी, 10 आदमी हैं, अगर थोड़ी सी जगह मिल जाए तो गुजर कर लेंगे। यानी पंडित जी ने बोला कि अगर थोड़ी सी भी जगह मिल जाए, हम 10 लोग हैं, हम एडजस्ट कर लेंगे। कृपाशंकर, नहीं जनाब, बहुत सी जगह लीजिए, मेरा बड़ा सा मकान खाली पड़ा है, चलिए आराम से रहिए। ये तो मेरी ऐन खुशनसीबी है, यानी ये मेरा लक है, मेरा फॉर्चून है कि आपकी खिदमत करने का मौका मिला है। छतरियाँ तो काफ़ी है ना, चलिए मेरे साथ। तो छतरियों के साथ सहारे जो है, कृपाशंकर ने इनको बोला कि थोड़ी जगह क्यों चाहिए तुम्हें भाई,
मेरे पास बड़ा मकान पड़ा हुआ है, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे तो खुशकिस्मती हो रही है कि आप सर मेरे पास आए हैं, आपकी खिदमत करने का मौका मिल रहा है। लोग पानी में लथपथ छतरियाँ लगाए, बिस्तरे सर पर उठाए चले। कृपाशंकर के मकान करीब था, वसी साफ सुथरा। ने जाते ही आग जलवा दी, पलंग बिछवा दिए, लोग आराम से बैठे। घर में पूरियां पकने लगी। कृपाशंकर हाथ बांधे हुए चाकरों की तरह पंडित जी के जरा से इशारे पर दौड़ता था। 1 घंटे में खाना तैयार हो गया। खा पी कर लोग लेटे खुदा का शुक्र कर रहे थे कि कृपाशंकर मिल गया, वरना आज जान बचनी मुश्किल थी। और सब लोग तो नींद में गाफिल हो गए। देखिए अब क्या हुआ, कृपाशंकर क्योंकि देखिए अब मैं आपका टीचर हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको कल कहीं कश्मीर में जम्मू में मिल जाऊंगा, तो नेचुरली आप मेरी इज्जत करोगे, है ना। मैं अपने टीचर से मिलता हूँ तो नेचुरली मैं उनकी इज्जत करता हूँ। तो कृपाशंकर जब पंडित जी को देखते हैं, अपने उस्ताद को, तो वही है, उनके अंदर वही इज्जत जो है वो जाग जाती है, और वो नौकर की तरह उनके आगे पीछे मंडलाना शुरू करते हैं। नौकर की तरह उनके आगे मंडलाना शुरू करते हैं, उनको खाना वाना खिलाते हैं, और सबको जो है आराम से सोने का मौका देते हैं। मगर और सब लोग जब सो जाते हैं, मगर पंडित जी जो है, पंडित जी को नींद नहीं आई, यानी पंडित जी सो नहीं पाते हैं। क्यों? सफर के वाकयात का एक नक्शा उनके सामने खिंचा हुआ था, और कुव्वत इम्तियाज उनके मुआजना कर रहा था। उनकी जो कुव्वत इम्तियाज फ़र्क करने की जो सलाहियत है वो मुआजना कर रही थी, यानी अंदाज़ा कंपैरिजन कर रही थी। किसमें? गाड़ी की अ, रगड़ झगड़ और शिफाखाने की नोच खसूट के मुकाबले में कृपाशंकर शराफत और मेहमान नवाजी का दिल पर खास असर हुआ था। वो आज अपने पेशे की अजमत को समझे, आज उसकी अहमियत के कायल हुए। और ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चली कि भैया वो पुलिस वाला था, उसकी तो ट्रेन में वाट लग गई, ये मुंशी जी थे, इन्होंने बेईमानी की, इनकी तो अस्पताल में वाट लग गई। मगर मेरा प्रोफेशन जो है, मेरा जो स्टूडेंट है, उसने हमें बचाया है कहीं ना कहीं आज। तो उनको अपने प्रोफेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ आई, कि वो अपनी वो बेजारी जो है उनकी प्रोफेशन से वो दूर हो गई। ये लोग 3 दिन अयोध्या में रहे, किसी बात की तकलीफ ना हुई। कृपाशंकर ने खातिर खातिर मदारात में कोई बात उठा न रखी। तीसरे दिन ये लोग चलने लगे तो स्टेशन तक पहुंचाने आया। जब गाड़ी ने सीटी दी तो उसने आंखों में आंसू भरे हुए पंडित जी के कदम चूमने और कहा, कभी कभी मुझे याद कीजिएगा। देखिए अब कितनी मोहब्बत, कितनी इज्जत है कि उन्होंने क्या किया, उनके 3 दिन वहाँ रहे, उनका रहने खाने का इंतज़ाम किया। उसके बाद उनके साथ स्टेशन तक भी गए, और स्टेशन में जैसे ही सीटी बजी ट्रेन की तो उनके पाँव चूमे, और पाँव चूम कर कहा कि मुझे फिर खिदमत का मौका दीजिएगा। पंडित जी घर पहुँचे तो उनके मिजाज में तगय्युर हो गया था। उन्होंने फिर किसी दूसरे सीगे में जाने की कोशिश नहीं की, और फिर ने अपनी तकदीर का शिकवा किया। ठीक है ना। ये अफसाने का इख्तिताम है, यानी ये अफसाने का एंड है। इससे आपका अफसाना ख़त्म होता है। अब आपको समझ आ रहा होगा, पूरी कहानी समझने के बाद जब आपके दिमाग में कहानी चल गई होगी, एक विजुअल चल गए होंगे, तो आपको महसूस होगा एक तो हिंदुस्तानी जो तहजीब है उसके कितने अनासिर हैं जो हमें प्रेमचंद के यहाँ मिलते हैं, किरदार कैसे मिलते हैं जो नॉर्मल ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, और मकसद क्या है जो हमने पहले पढ़ा कि अफसाने की शुरुआत हो, उसका इर्तिका हो, उसका इख्तिताम हो, और उससे एक बसीरत में इजाफा हो। तो बसीरत से इजाफा क्या हो रहा है? बसीरत से इजाफा ये हो रहा है कि एक मेन चीज़ तो ये है कि इंसान, जो मुझे नज़र आता है इसमें, वो ये है कि इंसान जहाँ है वहाँ खुश रहना सीखे, है ना। क्योंकि हर एक शख्स के पास हर एक चीज़ नहीं है। अगर आज किसी के पास लैम्बोर्गिनी है, उसके पास दिल का सुकून नहीं है जो दिल का सुकून आपके पास है ना। या उसके पास रातों की वो नींद नहीं है जो एक मजदूर के पास रातों की नींद है। तो आप एक ही तरफ से अगर कमा रहे हैं तो दूसरी तरफ से आपका नुकसान है। बिकॉज देखो, लाइफ इट्स अ बैलेंस, है ना। इट्स अ बैलेंस। आप यहाँ से कुछ ज़्यादा खा लोगे तो यहाँ से वो वापस निकल ही आएगा। आप समझ रहे हो? ऑपोजिट्स पैराडॉक्सेस हैं, है ना, मुआजना है, जिसको हम बोलेंगे बैलेंस है ना। तो ये चीज़ें बैलेंस करने वाली हैं, आप एक तरफ से अगर फ़ायदे में हो तो दूसरी तरफ से नुकसान में हो, है ना। अगर आपको कोई नौकरी मिली है जिसमें बहुत इज्जत है, बहुत शोहरत है, बहुत पैसा है, उसके साथ साथ आपकी स्ट्रेस लेवल्स भी उतनी ही होंगी। एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन दो,
बट इट इज़ ट्रू अबाउट लाइफ दैट एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। इफ़ यू, अगर आप ये सोचो ना कि मैं इज्जत कमाना चाहता हूँ इस दुनिया में, तो वो इज्जत भी फ्री में नहीं आएगी। आपको उसके लिए अपनी रातों की नींद गंवानी होगी, आपको उसके लिए अपना आराम गंवाना होगा, उसको आपके लिए उसके लिए लोगों के रिश्ते गंवाने होंगे, छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इज्जत भी फ्री नहीं मिलती, पैसा भी फ्री नहीं मिलता। आपको हर एक चीज़, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप 10वीं जमात में होंगे, आप 11वीं में पहुँचिए, 12वीं में पहुँचिए, आप देखिए आपके अपने घर वाले आपको कैसे ताने देंगे। आप देखिए आपके माँ-बाप आपको कैसे ताने ताने देंगे। आपके माँ-बाप आपको मेंटली डिप्रेस करेंगे कहीं न कहीं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे। है ना? अभी अभी उम्र छोटी है इसलिए आपको ये महसूस नहीं हो रहा है, मगर दरअसल बात वही है कि कुछ मुफ्त में नहीं मिलता। अगर आपको उनकी भी मोहब्बत चाहिए, वो चीज़ भी आपको कमानी पड़ती है, आपको उनका फर्माबरदार होना पड़ता है, वरना आपको वो मोहब्बत नहीं देंगे कहीं न कहीं। एक नाफरमान बेटे की मोहब्बत होती है, मगर उस दर्जे की मोहब्बत नहीं होती जो एक फर्माबरदार बेटे की मोहब्बत होती है। तो ये चीज़ें कमानी पड़ती हैं। तो जो प्रेमचंद साहब हैं, उन्होंने उस नुक्ते पे ही गौर किया है कि तुम कहीं भी हो, तुम परफेक्ट हो। तुम अपनी जगह जहाँ हो ना, यू शुड फाइंड ब्यूटी इन दैट व्हाटएवर यू हैव। यू शुड नॉट फाइट ओवर जो आपके पास नहीं है। उन सब चीज़ों के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तौज़ीहात में कुछ जो बातें कही गई हैं, उन पर नज़र करते हैं। एक देखिए, बसीरत में इजाफा तो हो गया हमारी, है ना? अफ़साना में किरदार भी थे 2 4 5, मुकालमा भी था, है ना? इब्तिदा भी था, इर्तिका भी था, फिर क्लाइमैक्स भी हुआ, फिर एक बसीरत भी हमें ज़हन को दी कि इंसान, ये विज़डम की बात है कि इंसान जहाँ है वहाँ खुश रहे। तुम अभी 10वीं में हो ना, मत देखो 12वीं के ख्वाब, मत देखो नीट के ख्वाब, मत देखो जेईई के ख्वाब, 10वीं में ही रहो, 10वीं के मज़े लो। 11वीं में होगे तो 11वीं के ख्वाब देखना, 12वीं में होगी तो 12वीं के ख्वाब देखना। अभी किसी आगे वाले कल की ख्वाब देखने की ज़रूरत नहीं है, ना पीछे वाले कल की सोचने की ज़रूरत है। अभी जहाँ हो वहाँ हो। अभी 10वीं में हो, कल को तरसोगे कि काश वापस वही 16 साल की उम्र होती, काश वापस वही दोस्ताना होता, काश वापस वही। तो इसीलिए जहाँ तुम हो उसको वैल्यू करना सीखो। प्रेमचंद ने इस अफसाने में कई छोटे-छोटे वाक़ियात, यानी छोटे-छोटे किस्सों को जोड़ लिया है। हर वाक़ये में कोई ना कोई कलीदी किरदार है, यानी कोई ना कोई कैरेक्टर है। मजमूई तौर पर पंडित जी को अफसाने में मरकज़ी किरदार की हैसियत हासिल है, यानी जो पंडित धर है, वो दरअसल मरकज़ी किरदार है, यानी सेंट्रल कैरेक्टर है। सब छोटे-बड़े किरदार अलग-अलग मिज़ाज और शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन अफ़साने का ताना-बाना बुनने में हर एक का रोल अहम है। किसी एक किरदार को निकाल दिया जाए तो अफ़साना अच्छी तरह तकमील को नहीं पहुँच पाएगा। यानी अगर एक भी किरदार को हमने निकाल दिया, तो ये अफ़साना पूरा नहीं हो पाएगा। मुतज़ाद किरदारों के अमल ने बाज़ जगहों पर खूबसूरत तंज़ व मिज़ाज पैदा किया है। इस अफ़साने में चंद दिलचस्प मुकालमे न होते तो सारा अफ़साना महज़ एक बयान बन जाता। इस सबक आमूज़ अफ़साने में लतीफ़ पैराए में इस बात को उजागर किया गया है कि समाज में मौजूद इस्तेहसाल करने वाले लोग आखिर पर किस तरह ज़िल्लत और बेइज़्ज़ती पाते हैं, और ईमानदार, इंसाफ़ और शराफ़त इंसान की इज़्ज़त व आबरू को बढ़ा देती है। दुनिया में कोई पेशा ज़लील नहीं है, इंसान बुरे कामों से अपने पेशे को ज़लील करता है। यानी एक और इशारा, एक और सबक जो इसमें हमें मिलता है, इस चैप्टर में, वो ये मिलता है कि ईमानदारी इज़ वैल्यूड, वाइल जो आपकी जिसको हम कहेंगे नाफरमानी है या आपकी लालच है, वो कैसे आपको डुबो देती है ना? वो हमें 2 किरदारों से समझ आ गया कि अगर आप ट्रू नहीं हो टुवर्ड्स योर प्रोफेशन, वो आपको, आपके लिए डिसग्रेस ही लाने वाला है। प्रोफेशन इज़ नॉट डिसग्रेसफुल, इट इज़ द पर्सन हु इज़ डिसग्रेसफुल, हु मेक्स अ प्रोफेशन डिसग्रेसफुल। अगर मैं आपको पढ़ाने में कोई कोताही बरतूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाना बेकार चीज़ है, मैं बेकार हूँ, मैं ख़राब आदमी हूँ। पढ़ाना कोई ख़राब चीज़ नहीं है। तो इससे समझ आता है कि ईमानदारी, इंसाफ़ और शराफ़त जो है, वो दरअसल इंसान के ऑरा में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, और बेईमानी कैसे इंसान को बेइज़्ज़त करती है आखिरकार। आमदनी और खर्चे का रोज़ाना हिसाब सियाहना कहलाता है, यानी रोज़ाना हिसाब को हम सियाहना कहते हैं, ऑडिट कह सकते हो आप, अकाउंट्स कह सकते हो। सियाहना सियाहा में सब कुछ मिला-जुला मसूदे की शक्ल में होता है। सियाहा लिखने वाले को सियाह नवीस कहते हैं। सियाहा को रोज़नामचा या कच्चा खाता, जिसको हम खाता भी कहते हैं, भी कहा जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि खाता खोल दो मेरा, है ना, मेरा हिसाब लिख दो, उसको हम कहते हैं सियाहा या सियाहा नवीस।
उसको कहते हैं जो ये सियाह लिखे, यानी जो ये अकाउंट्स लिखे, अकाउंटेंट जिसको हम कहते हैं। सीगा, सीगा से मुराद महकमा है यानी डिपार्टमेंट है। ये लफ्ज़ अब इस मानी में नहीं बोला जाता, यानी अब सीगा अब हम महकमा ज़्यादा बोलते हैं और सीगा नहीं बोलते। इस सीगे की तरक्की उसरी की खेती है। इस खूबसूरत तशबीह मतलब कंपैरिजन, इसका मतलब ये है कि उसरी यानी बंजर ज़मीन में उगी खेती की जाए, तो अगर खेती की जाए तो कुछ हासिल नहीं होता। अफसाना निगार के मुताबिक इस तरह मुदर्रिसी के पेशे में यानी टीचिंग के पेशे में, टीचिंग के प्रोफेशन में तरक्की बहुत मुश्किल है। मुदर्रिसी दर्स देना मुश्किल है, मुश्किल से होती है या होती ही नहीं, मगर मौजूदा ज़माने में अब ये सूरत हाल नहीं रही, यानी अब यह सूरत हाल नहीं रही। अब तो हमारा टीचिंग जो है इट्स वन ऑफ द नोबल प्रोफेशंस। और ग्रामर की कुछ बातें जो मैंने पहले भी पढ़ाया है वैसे सिफत तो, बट फिर भी हम पढ़ते हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो लफ्ज़ जिससे किसी इस्म की बुराई भलाई खासियत कैफियत ज़ाहिर हो सिफत कहलाता है, यानी एडजेक्टिव कहलाता है। इस्म की बुराई भलाई वगैरह बयान की जाए मौसूफ कहलाता है, जिसकी बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। मसलन खूबसूरत फूल, खूबसूरत आपका सिफत है और फूल आपका मौसूफ है। अच्छा आदमी, इन तीनों खूबसूरत अच्छा सिफत है, और जबकि फूल आदमी और लड़का जो है वो मौसूफ है। वो मुरक्कब जो सिफत और मौसूफ से मिलाकर बनता है मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाता है। फ़ारसी और अरबी में मौसूफ पहले और सिफत बाद में आता है, जबकि उर्दू में सिफत पहले और मौसूफ बाद में आता है। यानी जैसे हम कहें अ, सुर्ख फूल, ये उर्दू में हो गया। सुर्ख है ना, फूल मौसूफ है तो सिफत पहले आ गया उर्दू में। गुले सुर्ख, गुले सुर्ख, सुर्ख गुल, मगर इसमें क्या हो गया, इसमें मौसूफ पहले आ गया। हमारे में उर्दू के कायदे के हिसाब से क्या पहले आ गया, सिफत पहले आया और मौसूफ बाद में आया, जबकि फ़ारसी के और अरबी के कायदे के हिसाब से पहले मौसूफ आया और बाद में सिफत आया। ठीक है ना। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा क्योंकि तरकीब इजाफी भी ऐसा ही कुछ है। हाँ, बट तरकीब इजाफी में जो है वो बाहमी रिश्ता है। कोई चीज़ है और वो चीज़ किस चीज़ से मुंसलिक है, वो किस चीज़ की है, वो किस शख्स की है, वो तरकीब इजाफी है। वो फ़ैल और रब्त के आपस के बीच का जो रब्त है उसको बनाता है। ये तौसीफ़ी है, ये तौसीफ़ी मतलब ये एडजेक्टिव है, इट एक्सप्लेन्स अ नाउन, है ना। वहाँ पर रिश्ता कायम करता है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है। और जैसा हमने देखा कि यहाँ फ़ारसी का जो है उल्टा है ना। हिसाब यानी फ़ारसी और अरबी में जो है उसमें जो है गुले सुर्ख हमने लिखा तो हमने सिफत बाद में लाई और मौसूफ पहले लाया, जबकि उर्दू में जो है सिफत पहले आती है और बाद में मौसूफ होता है। यानी सुर्ख फूल, है ना। गुले सुर्ख और सुर्ख फूल दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसी तरह चालाक कौवा जो है, चालाक कौवा, अब मैंने इसकी कुछ मिसालें यहाँ दी हैं जो आपकी किताब में है। सफ़ेद घोड़ा, सफ़ेद जो है वो सिफत है और घोड़ा जो है मौसूफ है। तो ये उर्दू के कायदे के हिसाब से सुर्ख ऊँट, ऊंचा दरख्त, ठंडा पानी, कोरा कागज, है ना। इनमें इनमें सिफत पहले आ रहा है और मौसूफ जो है वो बाद में आ रहा है, यानी जिसकी सिफत बयान की जा रही है। तो इसलिए जो है ये मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाएंगे। मुरक्कब जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, मुरक्कब इज़ जो दो चीज़ों को मिलाकर बने। कोई भी ऐसी चीज़ जो दो चीज़ों को मिलाकर बने उसको मुरक्कब कहते हैं। ये सिर्फ लिटरेचर तक महदूद नहीं है। मुरक्कब हम किसी भी दो चीज़ों को मिलकर बनने वाली चीज़ को कह सकते हैं। अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो मुरक्कब इज सिंपली कॉल्ड अ कंपाउंड, विच यू कॉल्ड अ कंपाउंड, अ कंपाउंड वर्ड। मुरक्कब अल्फाज, मुफरद अल्फाज जो सिंगल हैं, और मुरक्कब अल्फाज वो हैं जो मिलकर बनाते हैं, यानी कंपाउंड वर्ड्स हैं। ठीक है ना। तो मुझे लगता है अफसाने की सिन्फ और प्रेमचंद साहब की ज़िंदगी, उसके बाद ये ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमने बातरतीब और बिला ताख़ीर से हमने इसको कवर किया है।
मुझे पूरी उम्मीद है कि चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे कंटेंट को और एक्सप्लोर करते रहें। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ अपार्ट फ्रॉम दी स्टैंडर्ड लेक्चर्स। मैं शॉर्ट वीडियोज़ के तौर पे सोच रहा हूँ काफ़ी चीज़ें आपके सामने आपके लिए ईज़ी तरीके से लेकर आऊँ। जैसे मैंने अभी दास्तान, अफ़साना और नावल का एक एनालॉजी बनाकर आपको समझाने की कोशिश की। ऐसी टिटबिट्स, छोटी-मोटी ट्रिक्स हैं जिससे आपके लिए उर्दू भी आसान होगा और दीगर सब्जेक्ट्स में भी आपका जो है फ़ायदा होगा। और मुझे लगता है इसी के साथ आज का जो शुमारा है ये इख्तिताम को पहुँचता है और बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले शुमारे में। थैंक यू सो मच।